पेंडोरा लीक्स के नाम से पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। अभी इब्तदाई तौर पर कुछ नाम हमारे सामने आए हैं, जिसमें शुएब शेख हैं, खुसरो बख्तियार हैं, शौकत तरीन का नाम है, मोनस इलाही हैं, फैसल वाडा हैं, अब्दुल अलीम खान हैं, इसहाक डार हैं, अली डार हैं, उनके साहबजादे शजील मेमन हैं, वकार मसूद हैं, कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं। जैसा कि तवक्को की जा रही थी कि इसमें मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के नाम होंगे जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ होगा और कुछ कारोबारी शख्सियात के नाम होंगे, ऐसा ही सामने आ रहा है। अब ये पेंडोरा बॉक्स पाकिस्तान की सियासत पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, इसके क्या असरात मुरतब होंगे और इसके लिए क्या करना होगा, क्या कैसे पता चलेगा कि किसकी ऑफशोर कंपनी जो है वो कानूनी है और कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने चोरी का माल वहाँ पर रखा हुआ है, ये तहकीकात करना होंगी, उसका तरीक़ाकार और रास्ता क्या होगा। इस डिस्कशन में, इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ हारून रशीद साहब मौजूद हैं, इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं, इस्लामाबाद से डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब हैं, सादिया अफजाल हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे साथ सरवत वलीम हैं। मैं आप सबको खुशामद कहता हूँ। हारून साहब, आपसे शुरू करते हुए, पेंडोरा बॉक्स है ये कितना हंगामा बर्पा करेगा? ऐसा वैसा पेंडोरा बॉक्स है। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई इस दुनिया से उठेगा नहीं जब तक उसका बातन वाशगाफ ना हो जाए। लोग बड़े चालाक बनते हैं, हर आदमी ऑलमोस्ट अपना एक इमेज तराशता है। दरअसल उसका जो इमेज होता है वो लोगों को पता होता है, अक्सर लोगों को पता चल जाता है। कुछ छुपे होते हैं, जैसे अगर ये दुरुस्त है अल्लामा वकार मसूद का तो ये ताज्जुब खेज़ है, बाकी तो इसमें कोई नाम ऐसा नहीं जिस पर ताज्जुब हो। भाई ये सारे लोग इसी काम पे लगे हो, या इख्तदार की भूख है, ये अज़ल से है। जनाब जुनैद ने कहा था अज़ल से ऐसा ही होता है और अब तक ऐसा ही होता रहेगा। तो इंसान बुनियादी तौर पर सेल्फिश है, सर्वाइवल के इंस्टिंक्ट है, भूख है। और कुरान करीम कहता है कि भूख का खौफ गुमराह करता आदमी को और फवाहिश गुमराह करते हैं। तो पैसे की कशिश हमेशा रही है और इक़्तिदार की कशिश हमेशा रही है। लेकिन एक बात है, सवाल यह, नाम आ गए मगर हम किसी पर जजमेंट नहीं दे सकते जब तक उसका मौक़िफ़ मालूम ना हो जाए। सही। मसलन शौकत तरीन कहते हैं कि मैं कंपनी बनाई स्टेट बैंक की इजाज़त से। सही। अब इसका जायज़ा लेना पड़ेगा ना, और कारोबार किया नहीं। अलीम खान का ये मौक़िफ़ है, सही है गलत है दूसरी बात है। ये जाएगा फाइनली शाम को। एक बहुत मुमताज़ सियासी लीडर मुझसे पूछ रहे थे, असल सवाल ये है अदालत में जाएगा ये नहीं। मैं खामोशी से सुनता रहा कि भाई जाएगा कैसे नहीं, और मीडिया एक तूफ़ान खड़ा कर देगा। देखिए, इंसानों के अपने मंसूबे हैं, कुदरत के अपने मंसूबे हैं, और मंसूबे किसके पूरे होते हैं? जिसने ये दुनिया बनाई है वो इंसानों को जानता है या हम जानते हैं? ये जो पारसा बने फिरते हैं, ये शाम से एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे थे, ये वो कर इमरान खान बेनकाब हो गया, इमरान खान बेनकाब हो गया। भाई अगर इमरान खान हो जाएगा बेनकाब तो हम भी कहेंगे हो गया। तो अब निकला कौन? अली डार, इसहाक डार। तो किसके मुँह बच्चे हैं ये? सही है, ठीक है। लेकिन इरशाद साहब, ताज्जुब की बात तो ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो ये नारा बुलंद करती है कि हम लोग करप्शन के खिलाफ निकले हैं, करप्शन नहीं होने देंगे, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाएगा, टैक्स चोरी को रोका जाएगा, ताज्जुब की बात तो ये भी है कि पीटीआई के अपने लोग इसमें शामिल हैं। देखिए, पीटीआई का तो पिछली दफ़ा भी जो मामला हुआ ना, देखा ना, जब पनामा लीक्स आए तो उसमें सिर्फ नवाज शरीफ या उनके साहबजादे नहीं थे, लोग जो थे, जुल्फ़ी बुखारी का नाम भी था, वो इमरान खान के बाद में मामले खुसूसी बने, करीबी थे। बेनज़ीर भुट्टो साहबा तो खैर फौत हो चुकी थी। उसके बाद एक जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, मुअज़्ज़ज़ रहमान मलिक का नाम था, और बहुत सारे नाम थे, सियासी नाम, सैफुल्लाह बिरादरान थे। लेकिन जो केस हुआ या केस किया गया वो नवाज शरीफ पर हुआ, क्योंकि वो मुल्क के वज़ीर आज़म थे। जी। तो फैसला पानामा पेपर्स की बुनियाद पर नहीं हुआ, फैसला हुआ जो आदमी अदालत में चला गया किसी के ख़िलाफ़। और मैं आपको याद दिला दूं कि उसमें उस वक्त जो आए थे वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट का नाम भी था, उसमें रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का नाम था, और बहुत सारे लोग थे। लेकिन दो लोग थे जिसमें से एक ने इस्तीफ़ा दे दिया था, और वो थे आइसलैंड के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। और एक माल्टा के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था, उन्होंने असम्बली तोड़कर, हुकूमत तोड़कर नए इलेक्शन करा दिए। वो पहले जो मुस्ताफ़ी हुए वो चले गए, इक़्तिदार से महरूम हो गए, दूसरे दोबारा इलेक्शन
जीत के आ गए, तरफ चले गए जी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 17 में वो इलेक्शन जीत के दोबारा वज़ीर आज़म बन गए, 20 में वो नाअहल हो गए, एक कत्ल केस में फंस गए, यानी फिर भी हुकूमत 2 साल के बाद उनको जाना पड़ा। नवाज शरीफ साहब इस तरीके से चले गए। अब देखना यह है कि ये 700 लोगों के नाम हैं, आ रहे हैं, अभी तो लिस्ट चल रही है, अब देखते हैं कि उसमें कौन सियासतदान और हैं, कौन बिजनेसमैन है। और ये इशू अगर कोई बनाता है और बनेगा, मीडिया बनाएगा या सियासी जमातें बनाएंगी, तो क्या कोई अदालत तक जाता है? अगर अदालत तक ना भी जाए, लेकिन ये तो साबित हो जाएगा ना कि यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो लोग सियासत करते हैं, पाकिस्तान में जो हुक्मरानी के दावेदार हैं, जो इक़्तिदार लेना चाहते हैं, उनको अपने मुल्क पर एतमाद नहीं है कि यहाँ वो अपना सरमाया रख सकें, यहाँ अपना सरमाया इन्वेस्ट करें, यहाँ कारोबार करें। और यही बात मशकूक करती है कि इसका मतलब है कि वो सरमाया जायज़ सरमाया नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में आपने जायज़ तरीके से सरमाया कमाया है तो आप पाकिस्तान में लगाएं। यहाँ लेकिन देखें, मैं एक छोटी कर लें, हम हारून साहब भी थे, 2018 में चाइना गए, वहाँ एक ब्रीफिंग थी आला सतही, तो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जिस कंपनी की है उनके हेड ऑफिस में हम बैठे थे। ठीक। तो वहाँ हमने पूछा कि पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान उन 3 ममालिक में एक है जहाँ उस कंपनी की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो हमने कहा कि आपको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट पर किस चीज़ ने राग़िब किया? तो हमारा ख्याल था वो कहें कि हमारा दोस्त मुल्क है। उसने कहा सबसे ज़्यादा मुनाफा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुनाफा मिलता है, लेकिन जो हमारा सरमायादार, सरमायाकार और वो सियासतदान भी है, अपने मुल्क में ना सरमाया रखना चाहता है और ना सरमायाकारी करना चाहता है, उसको इतना भी इंटरेस्ट नहीं है कि और कुछ नहीं, वो बुलवतनी का तकाजा नहीं, से ज़्यादा मुनाफे के लिए यहाँ कर लो, क्योंकि वो समझता है कि यहाँ मैं सरमायाकारी करूँगा मैं। ठीक है, एक चीज़ वैसे इसमें आयशा साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो उसकी भी वजाहत हो जानी चाहिए, और डॉक्टर मोहित पिज़ा साहब इस पर शायद गुफ्तगू करें। वो ये डॉक्टर साहब कि हर ऑफशोर कंपनी जो है वो करप्शन को ताबीर नहीं करती, यानी ज़रूरी नहीं है कि कोई ऑफशोर कंपनी है तो करप्शन ही हुई है। उसमें 2 चीज़ें अगर देखना होंगी कि क्या वो सरमाया जो उसमें लगाया गया है वो गैर कानूनी तरीके से कमाया हुआ तो नहीं है, मनी ट्रेल जो है एक्सप्लेन की जा सकती है, वेल्थ को एक्सप्लेन किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि अगर वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है, कोई सियासतदान है, तो उसने उसको एसेट के तौर पर डिक्लेयर किया है या मिस डिक्लेरेशन में वो आता है। तो आप कैसे इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि ये ऑफशोर कंपनी करप्ट है या ये करप्शन के जुमरे में आती है या नहीं आती? असद, बहुत अच्छा आपने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया है, डिफ़ाइन करने की कोई गुंजाइश आपने छोड़ी ही नहीं है। असल सवाल ये देखें, ऑफशोर कंपनीज तो गुज़िश्ता 100-150 बरस से दुनिया की जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है उसमें बिजनेसमैन जो हैं वो ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना है। ऐसे भी लोग हैं जो अमेरिका से, बरतानिया से, स्विट्ज़रलैंड या डिफरेंट जगहों पर जाके अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, और अमेरिका के अंदर लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट के रेजिडेंट बन जाते हैं क्योंकि वहाँ पर टैक्स लायबिलिटी कम होती है। बाज़ लोग अपने डिवोर्स के लॉ से भी बचने के लिए एक स्टेट छोड़ते हैं और दूसरी स्टेट में जाके चलते हैं, जैसे कि गालिबन टॉम क्रूज़ ने किया था निकोल किडमैन को छोड़ने के लिए। तो इसमें कोई इशू है नहीं है। मेरा ख्याल है ICIJ जो है उसको लगा कि उसकी बड़ी पजीराई हुई है पिछली दफ़ा दुनिया में, और ज़्यादा पजीराई पाकिस्तान में हुई। उन्होंने जो नाम निकाले थे लोगों के, जैसे कि हारून रशीद साहब ने कहा और इरशाद आरिफ साहब ने कहा, उसमें चीन की लीडरशिप के भी निकाले थे, रशिया के भी निकाले थे, ईस्ट यूरोप के भी निकाले थे, मिडिल ईस्ट के भी निकाले थे, और अभी भी जो आप लिस्ट देख रहे हैं उसमें कतर की रॉयल फैमिली के भी नाम हैं, उर्दन के भी नाम हैं, टोनी ब्लेयर का भी नाम आ गया है। और मध्य रिएक्शन जो उस वक्त भी हुआ था वो सिर्फ वेस्टर्न यूरोप में थोड़ा सा रिएक्शन उसका हुआ था जब किसी ने रिज़ाइन कर दिया था। ये खालिस्तान मगरबी यूरोप की या अमेरिका के ईस्ट कोस्ट की एक वैल्यू सिस्टम है जिसके ऊपर ये एक्सपोजे किया जाता है। और नवाज़ शरीफ साहब ने भी जो सफ़र किया वो दर हकीकत पाकिस्तान में जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने उसको एक्सप्लॉइट किया और मीडिया ने उसको उछाला, और चूँकि नवाज़ शरीफ साहब एक पोलराइज्ड स्टेट पॉलिटिक्स का शिकार थे जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट उनके दरमियान ठनी हुई थी, तो नवाज़ शरीफ साहब उसके विक्टिम बन गए। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये जो अभी चीज़ सामने आई है ये कोई ज़्यादा फ्लाई करेगी, और जो नाम भी आगे हैं, क्योंकि बात वही है जैसे कि पहले एक्सप्लेन किया, आपने खुद भी एक्सप्लेन किया है कि क्या लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या लोग जवाब दे सकते हैं कि भाई मेरे पास अगर ये फंड्स हैं तो क्यों आए। और जो चीज़ इसमें एक बार फिर लोगों के समझने के लिए कहना चाहिए कि जो पब्लिक ऑफिस है, असल सवाल तो ये है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है
वज़ीर है, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, को टॉप फेडरल सेक्रेटरी है जो फंड्स को कंट्रोल करता है, एक आदमी अकाउंटेंट जनरल लगा हुआ है, ये जज है, और उसके पास जो हैं फंड्स अपनी एक्सप्लेनेबल इनकम से बहुत ज़्यादा हैं। जो अपने टैक्स रिटर्न में अगर वो इनकम शो करता था 2 करोड़ की या 4 करोड़ की, लेकिन पता चला कि उसकी तो इनकम उसी टाइम पीरियड में 10, 15, 20 करोड़ थी, वहाँ सवाल उठता है। अगर लोग अपनी इनकम को एक्सप्लेन कर सकते हैं तो कुछ नहीं उठता। ICIJ भी पॉपुलैरिटी ढूंढ रही है अपने लिए, मेरा नहीं ख्याल की चीज़ कहीं जा रही है। ठीक है, लेकिन सादिया साहिबा जो बात अभी मोहित साहब ने की है, मगर ऑफशोर कंपनीज का जब भी जिक्र आता है अमूमन इसका तस्वुर ऐसा ही होता है कि गैर कानूनी तरीके से पैसा बनाया गया, गैर कानूनी तरीके से ये मुल्क से बाहर भेजा गया और ऑफशोर कंपनीज के अंदर लगाया गया। क्या आप इस बात से एग्री करेंगे कि पैनामा के दौर में, पैनामा जब आया 2016 में, जो रिएक्शन लोगों का आया, अवाम का आया, अपोजिशन जमात की तरफ से आया, जिस भी जमात की तरफ से आया, आपको नहीं लगता कि अब पेंडोरा लीक्स के बाद वो रिएक्शन कहीं ज़्यादा शदीद होगा? समझती हैं आप ऐसा? देखिए सरवत, ये जो आपने जिस परसेप्शन की बात की है ना, ये परसेप्शन की हद तक तो आई कम्प्लीटली एग्री विद यू कि हमारे यहाँ एक परसेप्शन बन गया है कि ऑफशोर कंपनियाँ उन लोगों की होती हैं जो इस मुल्क से पैसा लूट के यहाँ पे करप्शन करके बाहर ले जाते हैं और वहाँ पे पैसा अपना जो है वो जमा कर देते हैं। और ये जो चीज़ है ये सामने कहाँ से आई है? अगेन इसका क्रेडिट भी इमरान खान साहब को जाता है कि उन्होंने पैनामा पेपर्स आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से एजिटेट किया, जिस तरीके से वो सड़कों पर आए, जिस तरीके से उनकी डिमांड्स थी, जो उनके अल्फाज हुआ करते थे कि मुल्क का पैसा लूटा, वहां पर कंपनियां बनाई, उन कंपनियों के जरिए अपनी जायदादें बनाई, ये सारा कुछ भी इमरान खान साहब ने ही किया, उनकी जमात की तरफ से ही देखा गया। जैसे उन्होंने आटे के मामले पे किया, चीनी के मामले पे किया, गैर मुल्की कर्जों के मामले पे किया, पेट्रोल के मामले पे किया। आज भी वही चीजें हम देख रहे हैं कि वैसी नहीं है जैसे इमरान खान साहब कहा करते थे। लेकिन ऑफशोर कंपनी बनाना, ऑफशोर कंपनी रखना कहीं भी इलीगल नहीं है। पूरी दुनिया में ये होता है, बिजनेसमैन करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बहुत सारी चीज़ें बताई कि उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। आप टैक्स रिलैक्सेशन का इसको नाम दिया जाता है, टैक्स रिडक्शन के मामलात हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी है, प्राइवेसी है। बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन जो है वो तरजीह देते हैं ऑफशोर कंपनीज रखने को और उनके ज़रिए कारोबार करने को या उनके ज़रिए किसी मुल्क में अपने असासे बनाने को। और ऑफशोर कंपनी क्या है? ऑब्वियसली रेजिडेंट के जो मुल्क है उससे बाहर की जुरिस्डिक्शन में किसी भी मुल्क में आप वहाँ पर कायम करते हैं। कथा कलाने के लिए माजरत चाहता हूं और मैं एक दफा जरा दोबारा नाम बताता चलूं, फिर अपनी आप गुफ्तगू जारी रखिएगा। अभी तक जो हमारे सामने नाम आए हैं, शुएब शेख हैं, खुसरो बख्तियार हैं, शौकत तरीन हैं, फैसल वाडा हैं, अब्दुल अलीम खान हैं, इसहाक डार हैं, अली डार हैं, उनके साहबजादे शजील मेमन है, वकार मसूद हैं। ये वो लोग हैं जिनके नाम अभी आ रहे हैं और शायद कुछ और नाम भी सामने आए हैं। इमरान खान साहब का हम कल से जिक्र सुन रहे थे कि 2 ज़मान पाक जो है उनका घर है, वो शायद उनका कोई रिश्तेदार है। अगरचे इसकी वजाहत हो गई, हमारे सामने आ गया कि 2 अलग अलग घर हैं। तो इमरान खान साहब का नाम अभी हमारे सामने नहीं आ रहा, शायद कुछ और नाम सामने आए। बहरहाल अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये नाम है और इसमें आप देखिए कि तीनों ही पॉलिटिकल पार्टीज और बिजनेस जो लोगों जो पर्सनालिटीज हैं उनके नाम इसमें शामिल हैं। जी सादिया, प्लीज कंटिन्यू। जी बिल्कुल असद, और पैनामा में भी यही हुआ था कि आपको सियासतदानों के नाम भी सामने आए थे, बिजनेसमैन भी बहुत ज़्यादा थे, मीडिया हाउसेज ओनर्स भी थे हमारे सामने, सबके नाम ही आए। सो अगेन मैं वापस अपनी बात पर आती हूँ कि ऑफशोर कंपनी बनाना जुर्म नहीं है। असल चीज़ वो है जो आपने कही असद, और जो डॉक्टर साहब ने भी उसको एक्सप्लेन किया कि वो बनी कैसे है। क्या उसको आप साबित कर सकते हैं? मनी ट्रेल दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसने क्या अपने असासों में उस चीज़ को शो किया है, डिक्लेयर किया है? और दूसरा ये कि अगर एक पब्लिक ऑफिस होल्डर ने उस सरकारी ओहदे पर आने से पहले का वो कंपनी बनाई है या उसके थ्रू कोई ट्रांजैक्शंस की हैं, तो ऑब्वियसली वो चीज फर्क हो जाती है, बजाय इसके कि आप सरकारी ओहदे पर आ जाएं, कुर्सी पर विराजमान हो जाएं। और यहाँ पे आपने एक कानूनी पहलू है जिस पे आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं कि सियासत में आने के बाद माल बनाते हैं। लेकिन एक चीज हारून साहब, इसमें एक अखलाकी पहलू है जिसका अभी शाह साहब भी जिक्र कर रहे थे कि आप अपनी दौलत को, या पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं है, आप बाहर ले जाकर रखना चाहते हैं या कारोबार करने के लिए आप अपनी वेल्थ को वहाँ पर या टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आपके ख्याल में इसका अखलाकी पहलू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सिर्फ कानूनी पहलू को हम देखें और हम रिलैक्सेशन दें? हमेशा अखलाकी पहलू ज़्यादा अहम होता है। देखिए, दौलत कमाने पे कोई पाबंदी नहीं है। जनाब उस्मान गनी का गल्ला जो है वो 70-80 ऊँटों पर लदा हुआ आता था। ठीक, पैसे कमाना कहाँ जुर्म है? ये कहाँ लिखा हुआ है? भाई दुनिया में कारोबार होगा तो मुलाजमतें पैदा होंगी ना, इंडस्ट्री होगी। जनाब इमाम अबू हनीफा अपने ज़माने के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, रेशमी कपड़े के। मसला अखलाकी पहलू है ना कि क्या आप सिर्फ पैसे कमा रहे हैं जायज़ तरीके से? मैं पाकिस्तान में ऐसे लोगों को जानता हूँ,
वो मुझे नाम लेना चाहिए जो अच्छे भले मानस लोग हैं। नजीब हारून है PTI के, ना सिर्फ वो सरकारी काम नहीं करते बल्कि वो कहते हैं कि मैं चूँकि खुशहाल आदमी हूँ तो मैं तनख्वाह भी नहीं लूँगा, गाड़ी भी नहीं लूँगा, किसी कमेटी में हूँ किसी तरह का फ़ायदा नहीं उठाऊँगा। बात ये अखलाकी पहलू ही है। पैसे कमाना तो किसी तरह कोई जुर्म नहीं है, पैसे से मोहब्बत जुर्म है। फिर वो मोहब्बत इतनी डोमिनेट कर जाती है कि वो आदमी की फितरत सानिया बन जाती है दौलत से मोहब्बत। तो ये देखिए दो अवामल हैं जी। एक तो ये है कि भुट्टो दौर में जो नेशनलाइजेशन की गई, बल्कि 3-4 अवामल हैं, 2 बड़े अवामल। नेशनलाइजेशन की गई उसके बाद उस वक्त बहुत पैसा मुल्क से बाहर गया गैर कानूनी तौर पे। उस वक्त तो टेररिज्म का मसला ही नहीं था। सही। मैं नाम ले सकता हूँ लोगों के, लेकिन मैं इसलिए नहीं चाहता कि इंडिविजुअल के नाम लेने का क्या फ़ायदा। पैसा गया है यहाँ से बिजनेसमैन का। अच्छा, फिर दूसरा पहलू ये 91 में एक कानून आया, मुझे हैरत है कि कोई मीडिया में उसका जिक्र नहीं करता। क्या बाहर पैसा रख सकते हैं? बाहर क्यों रख सकते हैं जी आप पैसा? भाई आप एक ऐसे मुल्क में जहां किसी की जेब से डॉलर का एक नोट निकल आया तो वो जेल चला जाता था, आप एक गरीब मुल्क है उसका पैसा बाहर, और ये फैशन है। गुजरांवाला का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा नहीं है, शायद होंगे कुछ जिनका जो वहाँ फ्लैट ना खरीदते हो। मीडिया में ऐसे लोग हैं, एक आध नहीं है, कई हैं जिन्होंने नाजायज़ पैसे मिला। मैं एक एंकर को जानता जिन्होंने 5 करोड़ रुपए लिए थे 2013 की कैंपेन में। अच्छा, अब सवाल तो असल में अखलाकी है कि क्या आपको जिस आदमी को खुदा के सामने जवाब देने का एहसास नहीं है तो उसको मुल्क की क्या परवाह है? बहुत सारे नए नाम सामने आ गए हैं सरवत। अभी हम देख रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के सुदूर के नाम सामने आ गए हैं। टोनी ब्लेयर का है, व्लादिमीर पुतिन है, फिर उर्दन के शाह अब्दुल्ला हैं, चेक रिपब्लिक, लेबनान, बहुत सारे नाम हमारे सामने आए हैं। दुनिया भर से भारतीय शख्सियात के नाम भी हैं और पाकिस्तान की तो कई अहम शख्सियात हैं। कई अहम शख्सियात हैं। क़तर के अमीर का नाम है, उर्दन के शाह अब्दुल्ला का नाम है। मगर इन सब बातों के बावजूद इरशाद साहब जो पाकिस्तान के हवाले से हैं, डेफिनेटली हम सब लोगों के कान उस पर सुन के नामों को खड़े हो जाते हैं। पेंडोरा बॉक्स एक नया खुल गया इस लीक्स के आने के बाद, लेकिन इमरान खान साहब ने अभी से कुछ देर पहले कहा है कि जी इसका खैर मकदम करते हैं और बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी उन तमाम शहरियों के अगेंस्ट जो कि ऑफशोर कंपनीज जिनकी हैं। आपको समझता है प्रैक्टिकली भी आप समझते हैं कि इसके ऊपर कुछ अमल दरामद होगा, या सिर्फ अभी लोगों के गुस्से को ठंडा करने के लिए, थोड़ा नॉर्मलाइज करने के लिए सब बातें हो रही हैं? नहीं, वज़ीर आज़म साहब ने असल में ये बात करके अपने आप को या अपने जो साथी हैं कैबिनेट मेंबर्स हैं मुश्किल में डाल लिया। अच्छा, पहले भी आपको याद होगा पैनामा पेपर्स जब आए थे तो उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ये कहते थे कि जी नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लग गया है, तहकीकात होती रहेंगी, पहले तो वो ओहदा अपना छोड़ें, तहकीकात हों, क्लियर हो जाएं, वापस आ जाएं। ये उनका मौक़िफ़ था नवाज शरीफ के हवाले से। और उसके बाद भी जब कोई इस तरह के स्कैंडल आए हैं तो उनका यही मौक़िफ़ रहा है कि जी वो बंदे, लेकिन अपने दौर में खैर ऐसा नहीं हुआ। उनके दौर में जब किसी पर इल्ज़ाम लगाया तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये भी हकीकत है कि उन्होंने 2-3 वज़ीरों को फारिग भी किया है। यानी एक वज़ीर हैं आमिर कियानी, नहीं तो पार्टी का ओहदा दे दिया ना, फारिग नहीं, वजारत से फारिग किया। एतराज़ तो उस पर हो सकता है लेकिन फारिग किया। लेकिन 2-3 और जो मुशीर थे मामले खुसूसी उनके साथ भी ये हुआ है। वही काम कर रहे हैं, ठीक है, वजारत में। अच्छा, अब उनकी कैबिनेट के 4 नाम आ रहे हैं। फैसल वावडा साहब हैं, शेख रशीद साहब हैं, मोनिस इलाही साहब हैं, खुसरो बख्तियार साहब हैं। 4 तो मिनिस्टर आ रहे हैं उनके। शेख रशीद का नाम है शुएब शेख, सॉरी मादरत खा। अच्छा, ये 3 शेख साहब से मादरत करें। 3 आपने कहे, फैसल वावडा, मोनिस इलाही, खुसरो बख्तियार के हवाले, खुसरो बख्तियार 3 मिनिस्टर हैं। वैसे तो अलीम खान भी हैं। और इस बारे में उनका मौक़िफ़ क्या होगा? इनसे वो अपने साथियों से कहेंगे जी आप मुस्तफ़ी हो जाएं, हम तहकीकात कराएंगे कि ये जो आपने ऑफशोर कंपनियां बनाई ये किस मकसद के लिए थी, लीगल इसमें पैसा था। मतलब देखें, बात यह है कि जस्टिफिकेशन तो हम कोई भी देना चाहें हर काम की दी जा सकती है। ऑफशोर कंपनी बनाने का मकसद जो होता है वो कोई ऐसी नहीं होता कि ये रूटीन की बात होती है। या आप टैक्स बचाना चाहते हैं
या टैक्स चुराना चाहते हैं, जो भी आप कह सकें, या नाजायज़ पैसा आप छुपाना चाहते हैं, उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर एक आदमी के पास जायज़ पैसा है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है, बरतानिया में फ्लैट लेना चाहता है, जो भी करना चाहता है, वो डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहा? इसका मतलब है कोई ना कोई चीज़ उसको फ़ायदा पहुंच रहा है, जिसका फ़ायदा उसको कानूनी तौर पर वो नहीं उठा सकता। यानी कानूनी फ़ायदा जिस काम में नहीं उठाया जा सकता वो फिर जायज़ तो नहीं हो सकता। अखलाकी तौर पर अमल गलत है, इखलाकन भी गलत है। अखलाकन तो जुर्म है, गलत ही है, अखलाकन तो है ही है, कानूनन भी ये उसकी एक यानी कान इधर जवाज़ पैदा किया गया है। तो अब एक तो ये है हमारे मकामी हवाले से, अभी कुछ नाम और भी आ रहे हैं। दूसरा ये है कि जिन लोगों के भी नाम आ रहे हैं हमारे, वो बिजनेसमैन हैं, वो साबिक जर्नैल हैं, जो भी हैं, सियासतदान हैं। अब मेरा ख्याल है कि पनामा पे ये हुआ था कि नवाज शरीफ साहब का जब मामला हो गया तो वो ठंडा पड़ गया, हालांकि वो केस अभी भी अदालत में मौजूद है। बहुत सारे लोगों के नाम हैं जो अभी 500 लोगों के नाम थे, 444। जी हाँ, तो 444 लोगों में से सिर्फ एक ख़ानदान के लोगों पर वो मलबा गिरा और बाकी खामोशी छा गई। मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान साहब की हुकूमत है, इमरान खान साहब को एक आला सतही कमीशन बनाना, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल एक कमीशन बना देना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए कम अज़ कम कोई एक उसूल वज़ा किया जा सके, एक तय किया जा सके कि पाकिस्तान में जो लोग बिज़नेस करेंगे, ख़ास तौर पर जो अवामी ओहदों पर आएंगे, सियासत करेंगे, वो किस तरीके से क्या क्या उनकी हुदूद व क़यूद होंगी, ताकि पैसा बाहर भी ना जाए। एक गरीब मुल्क का पैसा यहाँ आप कमाते हैं, जिस तरीके से भी कमाते हैं, उसके बाद बाहर भेज देते हैं और वहाँ जाकर कंपनियाँ बना के। बिल्कुल सही है। इरशाद साहब, मैं एक दफ़ा फिर नाम ज़रा शेयर कर लूँ लोगों के साथ जिन्होंने अभी मैं ज्वाइन किया होगा, कि जिन लोगों के नाम है इसमें जी खुसरो बख्तियार साहब हैं, शौकत तरीन साहब हैं, मोनिस इलाही हैं, फैसल वाडा हैं, अब्दुल अलीम खान हैं, अली डार हैं, शर्जील मेमन हैं, वकार मसूद साहब के बेटे का नाम आ रहा है, अली जहांगीर सिद्दीकी हैं, अदनान अफरीदी कारोबारी शख्सियत हैं, फिर शुएब शेख हैं, और कई कारोबारी शख्सियात के नाम और कई साबिक जनरलों के नाम भी इस फहरिस्त में आ रहे हैं। और इसके अलावा इंटरनेशनल जो फिगर्स हैं वो कई ममालिक के सदूर और वज़ीर आज़म के नाम भी इसमें शामिल हैं। अच्छा, अब ये जो अभी गुफ्तगू इरशाद साहब ने की है, डॉक्टर मोहित पीरज़ा साहब, वो इसके हवाले से आप क्या इसका वे फॉरवर्ड क्या देखते हैं, होना क्या चाहिए? क्या इस पर कोई कमीशन बनना चाहिए, इसका पूरा प्रोब होना चाहिए? पिछली मरतबा नहीं हो पाया था, सिर्फ नवाज शरीफ की हद तक रहा, और उस पर भी आपने कहा कि वो उसकी वजह कुछ सियासी रही है, तो आप क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए? अच्छा देखिए, अगर आप ट्विटर के हैंडल के ऊपर जाएं तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पिछले चंद मिनट में कई उन्होंने ट्वीट किए हैं, 4, 5 या 6 ट्वीट उन्होंने किए हैं इस हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम पेंडोरा बॉक्स की इन्वेस्टिगेशंस को और जो डिस्क्लोजर्स हैं इसे हम वेलकम करते हैं, और हमारी हुकूमत और मेरी हुकूमत जो है वो इसे मुकम्मल इन्वेस्टिगेट करेगी कि किन लोगों ने किस तरह से बनाए, क्यों खोले। क्या मिनिस्टर्स को स्टेप डाउन करवाना चाहिए? उसकी बेसिस जो है इन प्रिंसिपल तो ले डाउन, हाँ ले डाउन, उन्होंने एक बेसिस ले डाउन कर दिया। अब क्या, जिस तरह से इरशाद आरिफ साहब कह रहे हैं कि लोगों को कहेंगे कि पहले रिज़ाइन करें, आई डोंट नो कि क्या करेंगे। वैसे इन्वेस्टिगेशन वो कर सकते हैं। मेरा तो ख्याल ये है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, मैं नहीं इरशाद आरिफ साहब से पूरी तरह से इत्तफाक करता, क्योंकि मुझे पता है मैंने एक ज़माने में ऑफशोर अकाउंट खोला था 1 पाउंड का। मुझे अकाउंटेंट ने कहा था इंग्लैंड में कि इससे टैक्स जो है वो कम देना पड़ता है 2005 या 6 में, तो 1 पाउंड से मैंने एक ऑफशोर अकाउंट खोला था। इट्स परफेक्टली लीगल। लाखों करोड़ों लोगों ने वेस्टर्न वर्ल्ड में ऑफशोर अकाउंट खोले में हैं। पाकिस्तान में हमने उसे एक ख़ास तरह से प्रेजेंट किया है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा आगे हैं उसको एक ख़ास तरह से प्रेजेंट करने में। अब इसमें से देखिए जो नाम आए, अलीम खान, फैसल वाडा, खुसरो बख्तियार, शौकत तरीन, आरिफ नकवी, ये बहुत पुरानी बिजनेस पर्सनैलिटीज़ हैं और 20-20, 30-30 साल से कारोबार कर रहे हैं। इनको ऑफशोर अकाउंट, फॉरेन अकाउंट उन्होंने रखे होंगे। अलीम खान को चाहिए, फैसल वाडा को चाहिए, खुसरो बख्तियार को चाहिए, शौकत तरीन को चाहिए कि वो एक्सप्लेन कर दें कि उन्होंने ऑफशोर अकाउंट कब खोले, क्यों खोले, कितने पैसे पड़े हुए हैं, किस मकसद के तहत पड़े हैं। जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा मसला हमें नज़र आता है वहाँ वकार मसूद साहब से एक्सपेक्टेड नहीं है। उनके बेटे के हो सकता है उनका बेटा कोई लॉयर, अकाउंटेंट, डॉक्टर हो, इंग्लैंड में ही हो, उसने वहाँ पर अपना अकाउंट खोला, अब उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। शर्जील मेमन पॉलिटिशियन है, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि उनके पास क्यों है। अगर कोई जज साहब हैं, आए नहीं कोई नाम, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। अब अली जहांगीर सिद्दीकी का नाम बार बार चैनल चला रहे हैं सारे। अली जहांगीर सिद्दीकी रहते ही इंग्लैंड में और बिजनेसमैन है बहुत बड़े, उन्होंने बैंक भी बनाया, JS
US बैंक भी उन्होंने बनाया। अब उनका नाम क्या चला रहे हैं टेलीविज़न चैनल वाले, वो हैं ही बैंकर हैं और पता नहीं 15-20 बरस से बाहर रह रहे हैं, अमेरिका और बरतानिया के दरमियान रहते ही बाहर हैं। और इसी तरह और भी बहुत से लोग हैं। असल चीज़ तो ये है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर ऐसा है, किस टाइम पीरियड में उसने अकाउंट बनाए, उसकी क्या आमदनी हो सकती थी, कितने उसने अपने टैक्स में आमदनी शो की है और कितने पैसे जो हैं उसके निकल आए हैं कहीं से, वो चीज़ उसको एक्सप्लेन करने वाली है। जो हवा हमने बनाया हुआ है वो ना इस मुल्क के लिए अच्छा है ना सियासत के लिए अच्छा है। बस आप एक डिस्कस करते चले जा रहे हैं, मुझे नज़र नहीं आ रहा इसमें से कुछ खास होता हुआ। ठीक है, चलिए साजिद साहबा की तरफ मैं जाऊंगी, मगर साजिद साहबा उससे पहले मैं हारून साहब की तरफ से आऊंगी। हारून साहब, एक सवाल आपसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब के बारे में जब भी हम बात करते हैं, अभी तक पैनामा के बाद अब पेंडोरा के अंदर भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की ज़ाती हैसियत में कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है जिससे वो लिंक करें। क्या लगता है कि ठीक है, खुसरो बख्तियार साहब का नाम आया है, उनके भाई का नाम आया है, इससे पहले वक़ार मसूद साहब के बेटे की बात हो रही थी, अब्दुल अलीम खान साहब का नाम हो रहा था और भी दीगर नाम है। इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को कितनी तक़वियत मिलेगी, उनको खुद कितनी मजबूती मिलेगी कि लीडर को दुरुस्त होना चाहिए, बाकी नीचे ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाता है। PTI को कितना मजबूत करेगी? ये क्या बात है, लीडर को दुरुस्त होना चाहिए, नीचे जराइम पेशा होने चाहिए, ये है दलील। खुसरो बख्तियार की वो सफाई देते रहे, 100 एकड़ ज़मीन है, 3 शुगर मिले हैं, महीने में 3 गैर मुल्की दौरे हैं, स्टेप डाउन करना चाहिए, निकालना चाहिए उसको, और अखबार में तस्वीर छापनी चाहिए कि इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। कमाल है। यानी क्राइम जो है, देखिए चूहा एक नहर में सुराख करता है, फिर दूसरा चूहा करता है, फिर नहर टूट जाती है। ये सारी पार्टियाँ इसमें मुलव्वस हैं, कारोबारी लोग मुलव्वस हैं, मीडिया के लोगों के नाम आएंगे। मैंने आपसे वक्फे में कहा इंडियन एक्टरों के नाम आएंगे। दुबई आप जाएं, आप हैरत ज़दा रह जाते हैं कि कैसे कैसे शानदार महल्लात हैं, मीडिया के लोगों के भी हैं। अभी तो सचिन का भी नाम आ गया, क्रिकेटर। बात यह है कि 10% दुनिया की दौलत ऑफशोर कंपनियों में है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है। और जैसे बिल्कुल सही इन्होंने पॉइंट आउट किया इरशाद अरब साहब ने कि किस लिए ये पैसे बाहर क्यों रखे जाते हैं। कितने लोगों ने, मैं 1 साल से कह रहा हूँ भाई खुसरो बख्तियार जो है, ये इनके ख़ानदान की तो इतनी ज़मीन ही नहीं है 3 शुगर मिले लगा सकें, और इसके अलावा भी इन्वेस्टमेंट है, और महीने में 3 दौरे गैर मुल्की। उस ज़माने में पहले इस हुकूमत में शामिल होने नहीं उनको उसको तो नहीं उसका तो नहीं खान साहब फरमाते हैं, उसके भाई का है। भाई जो आदमी आपकी पार्टी में है, मुहासबा घर से शुरू होता है। इसमें क्या कौल रसूल क्या है कि अगर सैयदा फातिमा के बारे में तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि वो नारवा बात भी उनकी ज़ुबान से निकल जाए, कि वो अगर करें तो तशबीह तो इसीलिए दी जाती है ना कि बात पूरी तरह वाज़ेह हो जाए। उसका हाथ काट दूँ, उसको, वो खातून का नाम फातिमा था जिस पर इल्ज़ाम आया था। एक आदमी था, उसके बारे में कई लोगों ने कहा हज़रत उमर से, कोई मामूली लोग तो नहीं होंगे जिनको ज़रूरत हुई होगी कि बड़ा नेक नीयत आदमी है, हम इसे जानते हैं, कोताही हो गई ये वो, और इसको माफ़ फरमा दें। उन्होंने कहा जो नीयतों का हाल जानते थे ना, वो अल्लाह के पास जा चुके हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई इस पर ना सिर्फ कानून साजी करें, पैसे परसों कैबिनेट का इजलास है, पता चल जाएगा, ना सिर्फ कानून साजी करनी होगी, इस मसले का मजमूई जायज़ा लेना होगा। ये 91 का कानून क्यों नहीं हटाते, मेरी समझ से बाहर है कि आज के ज़माने में पैसे बाहर भेजना कोई काम है। 5 मिनट में मैं पैसे भेजता हूँ, मेरी साहबजादी रहती है वहाँ पे बरतानिया में, 5 मिनट में पैसे भेजता हूँ। भाई ये कोई काम है? कई दफ़ा मैं टेलीफोन करता हूँ तो वो कहते हैं वो उसे ट्रांसफ़र कर दें। अब ना कानून साजी होनी चाहिए, कानून साजी नहीं, सिर्फ ये मजमू एक देखे, अदालतों को हुक्म देना चाहिए अगर वो मुनासिब समझें। हमें अदालतों से ये कह तो नहीं सकते कि भाई पार्लियामेंट इसमें कानून साजी करे। मुश्किल और है, मुश्किल ये समाज में सब नंगे हैं। वो मलक रियाज का क्या हुआ, जुर्माना, क्यों जुर्माना जी? जुर्म की सजा होती है, सजा, जुर्माना नहीं होता। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब पूछ रहे हैं कि 5 मिनट में पैसे आप कैसे भेजते हैं? 5 मिनट में पैसे आपने भेजने होंगे तो मुझे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। और सारे सब तरफ जाएगा, मगर एक जो जबरदस्त कहकर उन्होंने लगाया था मोहित साहब ने, आप पूछेगा तो क्या है जी? एक मुल्क वाला एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर होते हैं, और सिस्टम है डिजिटल, आपको पता है।
वो तो वैसे ही जरा लतीफा बनाना चाहते हैं तो दूसरी बात, वो तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। चलिए मोहित साहब, इस पे इंशाल्लाह ताला फिर डिबेट करेंगे। पैसे भेजने वाले मामले, पैसे निकालना, किसी को खैरात करना, भेजेंगे शाम के यतीम बच्चों के लिए। कल 100 निकालो, कल भेजेंगे। नहीं, एक ऐसा मुल्क जो 200 मिलियन 300 मिलियन डॉलर के लिए कशकोल लेके IMF के सामने खड़ा होता है, दोस्तों के सामने, सऊदी अरब के सामने, चीन के सामने, UAE के सामने। UAE जैसा छोटा सा एक, जिसके सरबराह को पहली दफ़ा पाकिस्तान में सरबराह मुमलकत का जो प्रोटोकॉल वो 1974 की इस्लामी कॉन्फ्रेंस में मिला था, उससे पहले डिप्टी कमिश्नर उसका इस्तकबाल किया करता था। उसके सामने हम कशकोल लेके खड़े होते हैं, वहाँ से पैसा जा रहा है, कंपनियां बन रही हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ठीक उन्होंने कहा है, ये ट्वीट किया है कि जी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेट भी होना चाहिए और आइंदा के लिए कानून साजी सही है। अब ये लॉफुल और अनलॉफुल के हिसाब से हम देख रहे हैं, लाहौर और इस्लामाबाद में जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हम देख रहे हैं। तो मुझे सादिया ये बताएं, आपकी राय क्या है? जो मिनिस्टर्स हैं उनको स्टेप डाउन करवा के जी मैंने असल में उसी चीज पर आऊंगी कि मेरे से तो पूछ लिया, मैंने बिल्कुल बिगिनिंग में ये कहा। देखिए मैं बिल्कुल जो बात है ना इन्वेस्टिगेशन वाली, या जो PM ने ऐलान किया है, समझे, और जिस आदमी के खिलाफ मैंने दलील दी जो मैं 1 साल से दे रहा हूँ, 100 एकड़ जमीन से 3 शुगर मिलें पैदा नहीं हो सकती। ठीक है जी सादिया साहब। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि जो हारून साहब कह रहे हैं और जो इरशाद आरिफ साहब बात कर रहे हैं, उस पर तो देखें एतराज़ किसी को कोई है नहीं। इन्वेस्टिगेट करें, वज़ीर आज़म का स्टैंस रहा है, उन्होंने जो माजी में बातें कही हैं, नाउ इट्स टाइम टू वॉक द टॉक, ठीक है वो करें, मैं उस पर बात नहीं कर रही हूँ। बट ये जो बार बार कहा जाता है ना कि ऑफशोर कंपनी क्यों बनाते हैं, ये गलत है। देखें, ऑफशोर कंपनी अगर जायज़ तरीके से बनाई गई है, उसका मनी ट्रेल आपके पास मौजूद है, लॉफुली उसको इस्टेब्लिश किया गया है, उसको डिक्लेयर किया गया है किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर की तरफ से, तो उसमें मसाइल नहीं है। जो दूसरा के उसके बेनिफिट्स बहुत हैं इरशाद साहब, कि अगर बाहर आप ऑफशोर कंपनी पे अपनी प्रॉपर्टीज प्लेज करके जो एसेट्स आपके हैं ऑफशोर कंपनी के जरिए जाते हैं, तो आपको उस पर बैंक्स लोन जो है आसानी से दे देते हैं, आपके इनहेरिटेंस के हवाले से उस पर बेनिफिट्स आते हैं। तो बिजनेसमैन के लिए ये फायदा मंद साबित होता है ऑफशोर कंपनी के थ्रू बिजनेस करना। दूसरी चीज ये कि जिस तरह आपने भी कहा PTI के अपने लोगों का, अलीम खान पंजाब के सीनियर वजीर हैं, शौकत तरीन है वजीर ख़जाना हैं, फैसल वावडा सेनेटर हैं, ही इज़ नो लॉन्गर अ मिनिस्टर, खुसरो बख्तियार हैं मिनिस्टर हैं, मोनिस इलाही हैं मिनिस्टर हैं। इन लोगों से जो बात कर रहे हैं आप ज़रूर करें, वज़ीर आज़म साहब स्टार्ट ही करें यहाँ अपने लोगों से, क्योंकि ये उनका मौक़िफ़ रहा है, पूछें। मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा फॉर्मूला इसका बताती हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जितने भी लोगों के नाम आए हैं आप उनको FBR में, क्योंकि वो अपनी वेल्थ डिक्लेयर करते हैं, उनकी वेल्थ स्टेटमेंट होती है, आप उन चीज़ों को देखें, सिंक करती हैं आया जो वेल्थ है उनकी वो रिकंसाइल करती है FBR में मौजूद रिकॉर्ड के साथ, तो कोई मसला होना नहीं चाहिए। आपको साफ पता चल जाएगा किसकी तरफ से डिक्लेरेशन हुई है, किसकी तरफ से नहीं हुई है। बट अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से वो हाइप थी, तो बस एक जुमला कि जी खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मोया हुआ। यानी कि आप भी मोहित साहब से एग्री करते हैं कि मतलब कुछ नहीं निकलने वाला। आपको फिर क्या तवक्को थी कि वो जिंदा निकलता? क्या होता कि वो जिंदा निकलता? मतलब यही पैनामा पेपर में से यही निकला था और यही आप कह रहे वो भी मरा हुआ, तो बताएं अभी तो टिप ऑफ आइसबर्ग है जी डॉक्टर साहब। देखिए यहाँ प्रॉब्लम ये है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो ट्वीट उन्होंने किए हैं वो इसलिए भी करने ज़रूरी है कि उन्होंने मसलसल ये स्टैंड लिया हुआ है दुनिया के सामने गुज़श्ता कई बरस से कि जो गरीब साउथ है, अंडर डेवलप वर्ल्ड है, उससे पैसे वहाँ की एलीट चोरी करके डेवलप वर्ल्ड में लेकर जा रही। ये एक मूवमेंट भी है यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर, जहाँ कहा जाता है कि एक चोरी हुई है, क्लिप्टोक्रेसी हुई है, जहाँ पर जो रिच एलीट हैं उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर आके अपना पैसा जो है वो जमा किया है और यूँ तरक्की पजीर दुनिया को तरक्की करने का मौका नहीं मिला। चूँकि इमरान खान उसके एडवोकेट हैं, ये उन्होंने अपने ट्वीट्स में भी लिखा है, अगर आप उनके ट्विटर हैंडल पे जाएं तो जाहिर है कि अब उस चीज़ को जिसे कहते हैं कि वॉक द टॉक, कि उनको इस पर अमल करना पड़ेगा और किसी न किसी लेवल की इन्वेस्टिगेशन आप देखेंगे कि अगले 24 से 36 घंटों में यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगी। मैं समझता हूँ उससे पहले ज़रूरी ये है कि जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनैलिटीज़ हैं,
जिनको एक्सेस होती है पब्लिक फंड्स तक, या जो पब्लिक फंड्स के खर्चे पे या पब्लिक प्रोग्राम्स के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, जैसे कि वुज़रा हैं, टॉप फेडरल आर्मी के जनरल्स हो सकते हैं, टॉप सिविल सर्वेंट्स हो सकते हैं, जज साहिबान हो सकते हैं, ख़ास करके मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, उनका कहीं नाम आता है तो उनको फौरी तौर पे एक्सप्लेन करना चाहिए कि मामला है क्या। क्योंकि जब भी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो पहला स्टेप क्या होता है, अगर आप पे मुझ पे इल्ज़ाम होगा तो पहला स्टेप है कि हमें मौका दिया जाएगा कि हम एक्सप्लेन करें कि जो इल्ज़ाम है उसकी नोयत क्या है, फिर उसके बाद आप एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होंगे। तो मेरा ख्याल है कि कल से आप देखेंगे कि जिन लोगों के नाम आए हैं जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड हैं, उनसे कुछ ना कुछ पूछा जाएगा और वो इन रिटर्न अपनी एक्सप्लेनेशन देंगे मीडिया के सामने, सोशल मीडिया में, हुकूमत को देंगे। लेकिन जो इसमें एक ख्याल था कि शायद कोई बहुत बड़ा यहाँ निकलने वाला है स्कैंडल, वो इसलिए नहीं है कि आप देखें शाह फुर्दन का नाम है, कतर के रॉयल जो अमीर हैं उनका नाम आ गया है, का नाम आ गया, तो क्या होता, क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है? अभी आपको छोटा स्कैंडल लग रहा है, नाम आया, क्या होता, क्या लगता है? देखिए अब देखिए फॉर इंस्टेंस अगर आप पाकिस्तान से शुरू करें, देखिए इमरान खान का नाम पाकिस्तान से शुरू करें तो स्कैंडल उस वक्त बड़ा होता जब आपको पता चलता कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के किसी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कोई अकाउंट निकल आता, या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बहुत कोई करीब, आप कहते हैं कि जी उनके कोई करीब सेक्रेटरी हैं जो पिछले 2-3 साल से, जब से हुकूमत आई है 2018 से, तो उनके करीब एक दस्ते रास्त और सेक्रेटरी हैं, या उनका कोई कई करोड़ का या कई मिलियन डॉलर का अकाउंट कहीं पे जो है वो निकल आया, तब एक बहुत बड़ा स्कैंडल होता। या अगर आता कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनका एक अकाउंट बहुत बड़ा कहीं से निकल आया, या एर्दोगान के बारे में आ जाता है कि उनके बेटे के 100 मिलियन डॉलर्स, इनफैक्ट उनके तो नाम आए भी थे लास्ट टाइम, तो वो कोई बड़ा स्कैंडल होता। तो इस लिहाज से उस तरह से बड़ी चीज़ इसकी नहीं आई है जिसको कि सस्टेन कर सकेंगे। पाकिस्तान में सारी जमातों के किसी न किसी का नाम आ गया है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो अब जाहिर है ये कल आप देखेंगे कि सारी जमातें चुप हो जाएंगी। लेकिन एक चीज जो वुज़रा के हवाले से एक जुमला असद जरूर कहना चाहूंगी कि जो अभी बात कर रहे थे कि वजीर आजम साहब का क्योंकि माजी में स्टांस रहा है, तो डेफिनेटली अपने वुज़रा से स्टार्ट करें, उनको कहें वही जुमला कि आप जाएं, इस्तीफा दें, नाम अपना क्लियर करवाएं, नाम क्लियर होता है तो वापस आ जाएं, बिल्कुल उनसे कहें स्टेप डाउन होने के लिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जो एक और सवाल हारून साहब ये है कि क्या ये तहकीकात का दायरा जो है, या इस जुमरे में सिर्फ PEPs को आना चाहिए, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन्स को, या कारोबारी शख्सियात जो हैं उनको भी तहकीकात के दायरे में लाना चाहिए? सबको आना चाहिए। उसूल ये है कि ताकतवर को पहले सज़ा दी जाती है। देखिए ये वाक़या मैं कई बार बयान कर चुका हूँ, अब एक दफ़ा फिर बयान करने में कोई हर्ज नहीं। डॉक्टर शुएब सडल जो वफाकी टैक्स मोहतसब थे, उनसे जरदारी साहब ने पूछा क्या टैक्स वसूली बढ़ सकती है? उन्होंने कहा 1 साल में 2 गुना हो सकती है। उन्होंने कहा क्या करना होगा? उन्होंने कहा जो 10-12 ताकतवर आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, बड़े डिफ़ॉल्टर जी, उनको पकड़ लें। तो उन्होंने कहा वो कौन कौन से हैं? उन्होंने कहा उसमें 2-3 आपके वजीर हैं। ठीक है। उन्होंने कहा बस छोड़ दें। ठीक है। बात ये है, अगर बात ये है कि चौधरी साहब से जरदारी साहब जी और जनाब नवाज शरीफ खानदान जिस तरह नोच नोच के खाता रहा जी, और हम कहते रहे कि खाते भी हैं, लगाते भी हैं, और हर तरह के दलाल। एक तो उनको शर्म आनी चाहिए इन पार्टियों के लीडरों को और उनके सरपरस्तों को कि जो करप्ट हैं और उनके लिए जवाब तराशते हैं। अच्छा बात फिर 1 मिनट यहाँ पे आगे रुक जाती है। इमरान खान तो ईमानदार है ना, क्या दलील है जनाब? ये फवाद साहब से दलील का पूछ लेते हैं। फवाद साहब ये सबसे पहले तो ये कहिए कि अब हुकूमत की पॉलिसी क्या है? क्या वो वुज़रा या हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जिनके नाम आए हैं, क्या उनको उनके ओहदों से हटाकर ये कहा जाएगा कि पहले आप अपना नाम क्लियर करवाएं और दोबारा इस पर वापस आएँ, या वो अपने ओहदों पर बरकरार रहेंगे? हमने तो पहले भी ये मिसाल सेट की है, डॉक्टर बाबर अवान ने, रहीम खान ने, सब तय जब उन पर इल्ज़ाम लगा उन्होंने ओहदों से इस्तीफा दिया, अपने आप को क्लियर कराया, फिर वो काबिना में आए। हमारी तो ये मिसाल है। लेकिन ये जो पेंडोरा पेपर्स है, इसमें जो दोबारा जो लोग एक्सपोज हुए हैं, जिस तरह से पैनामा में नवाज शरीफ और जरदारी फैमिली एक्सपोज हुई थी, दोबारा यहाँ पे दोबारा जरदारी शजील मेमन की, अली डार की अपनी कोई हैसियत नहीं। ये दोबारा बेनामी है नवाज शरीफ की, और हमें एक दफा फिर ये पता चला है कि यही लोग पाकिस्तान में जो वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ है कि गरीब मुल्कों से पैसा अमीर मुल्कों में जाने से रोकना चाहिए, और अभी उन्होंने ट्वीट भी किया कि उतना ही अहम मसला है जितना क्लाइमेट चेंज का इम्पोर्टेंट मसला है। तो हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है। तो खुसरो बख्तियार साहब के बारे में आप क्या कहेंगे सर, कि क्या उनकी भी वो भी स्टेप डाउन करेंगे?
खुसरो साहब का नाम है इसमें? खुसरो बख्तियार साहब के भाई उमर बख्तियार साहब का भी नाम इसमें शामिल है। देखिए वैसे तो फिर सागडार का भी नहीं है ना, आप ये कह रहे थे कि इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, ये उनके बेनामी हैं, तो फिर ये भी तो कहा जा सकता है कि खुसरो बख्तियार के ये बेनामी हैं उनकी फैमिली मेंबर्स? नहीं तो वो हैं बेनामी, बिल्कुल है उनका नाम जो है ये खुसरो बख्तियार की फैमिली का नाम है। तो मैं पिट रहे हैं फवाद साहब, तेन शुगर मिला कितों लग गई साल जितनी दौरे किस तरह हो गए। लेकिन मसला ये है कि देखें अगर तो वो बेनामी है तो 100% खुसरो बख्तियार जिम्मेदार नाम है उसका, उमर खुसरो का नाम नहीं, जहाँ तक मेरा खुसरो बख्तियार का नाम है। के हवाले से भी आ रही है, अगर है तो खुसरो बख्तियार का नाम मौजूद है इसमें। अच्छा, अगर उनका नाम मौजूद है तो जाना पड़ेगा। लेकिन इशू ये है कि जो भी नाम, देखिए मैंने तो आपको कहा कि हम तो कोई बात तो नहीं कर रहे ना, हमने तो पहले 3 महीनों को घर भेजा, जो सिटिंग मिनिस्टर थे वो घर गए, उन्होंने अपना ट्रायल पेश किए, तो वो तो जाना पड़े। लेकिन असल में दोबारा आप जो हुए, अगर आप एनालिसिस ऑनेस्टली करें तो दोबारा आपको पता चलता है कि चेहरे वही, नवाज शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली, और अभी तो मुझे ये पता चल रहा है कि तो इन्होंने डिटेल्स नहीं दी कि शरीफ इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के नाम पे भी अकाउंट से जाली कंपनियां बनाई, अभी वो भी आ जाता है डिटेल्स, तो वो भी देख लेते हैं। लेकिन ये तो एक बिल्कुल तमाशा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लोग थक गए, ये लोग अदालतों को और नैब को देख रहे हैं, और हम समझते हैं ये मामला मुंतशिर इंतजाम तक पहुंचने चाहिए। लोग रोज उठते हैं, सुबह देखते हैं, इनके नए पैसे नजर आते हैं, पिछले पैसों का कुछ होता नहीं है, तो लोग थक रहे हैं सारे। कोई तहकीकाती कमीशन फवाद चौधरी साहब बनाया जाएगा इस पे? देखिए ये नैब है पहले मौजूद है, उसके बाद तहकीकाती कमीशन बनाना है वो भी बना लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि ये सारे पैसे तो हमारे सामने है ना, लंदन में पड़े हुए हैं, इनकी पैसे अकाउंट इनके वहाँ पे हैं, और उनको वापस कैसे लाया जाए कि एसेट बन जाते हैं। जो पीएम बार बार, जो यूनाइटेड नेशंस में पीएम को ये बात करने की क्यों जरूरत महसूस होती है? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो अमीर मुल्क है ये उनका एसेट बन जाते हैं, ये वापस ही नहीं करते, ना अमीर मुल्क को पैसा वापस करते हैं ना लोग वापस करते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा टेररिस्ट इल्ताफ हुसैन है ना लंदन में बैठा हुआ। फवाद चौधरी साहब यकीनी तौर पे आप नून लीग की बात करें, शरीफ फैमिली की बात करें, जरदारी फैमिली की बात करें, मगर जो तहरीक इंसाफ के अपने लोग हैं ये जरा क्लियर कीजिएगा, उनको जस्टिफाई करने के लिए ऑफशोर कंपनीज जो उनकी निकल रही हैं, जस्टिफाई करने के लिए वक्त दिया जाएगा? क्योंकि हारून साहब ने भी बताया कि कैबिनेट का इजलास भी होने वाला है परसों, या फिर वक्त दिया जाएगा या फिर फौरी तौर पर उन्हें कहा जाए कि अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाए? क्या किया जाएगा? तो फौरी तौर पे ओहदों से अलहदा हो जाना चाहिए, और अदरवाइज जो है वो उनको खुद ही जो है अपने ओहदों से, क्योंकि हमारी रवायत ही ये रही। और अभी तक जो है फ्रेंकली मुझे नहीं पता कि किसी का कोई नाम ऐसा आया है जो अनडिक्लेयर्ड अगर है, तो अगर नाम है शौकत तरीन साहब का नाम है सबसे बड़ा नाम, अगरचे उसकी उन्होंने वजाहत कर रखी है, लेकिन बहरहाल वो साबित करना मेरा ख्याल है कि आप फिर इसको मैं क्या कहूँ आपको, शौकत तरीन साहब की जो कंपनी है वो उसकी 1 रुपए की ट्रांजैक्शन नहीं है, वो स्टेट बैंक के कहने पे बनी। तो साहब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मसला ये है ना कि हर एक के पास एक जस्टिफिकेशन होगी ना, हर तरह जस्टिफिकेशन नहीं है ना। ये तो देखिए ना, मतलब तो छोटी मोटी कोई इल्म का मुजाहरा तो करे ना, आपको मतलब बिल्कुल ही कोई गवार तो नहीं है ना इस मामले में। आप देखिए वो जो स्टेट बैंक के जो शौकत तरीन साहब ने जो पूरा मौका जो अपना दिया है, मतलब कोई थोड़ी बहुत तो कोई करप्शन का या कोई एलिमेंट सामने हो रहा, वैसे किसी की शौक के लिए नहीं कर। ठीक है, चलें ये इनका मोहित पीरजादा साहब का एक सवाल ले लें डॉक्टर मोहित का। जी डॉक्टर मोहित साहब। फवाद चौधरी साहब, वो तो अंडरस्टैंडेबल है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक पोजीशन ली हुई है जो एक इंटरनेशनल पोजीशन के साथ उन्होंने अपने आप को अलाइन किया है, ग्लोबल लेफ्ट की पोजीशन के साथ अलाइन किया है। अब यहाँ सवाल बड़ी देर से ये उठ रहा था कि क्या वज़ीर आज़म इनको एक्सप्लेनेशन का मौका देंगे या खड़े खड़े ही लोगों को कहेंगे कि रिज़ाइन कर दें? मेरा तो मौक़िफ़ यह है कि लोगों को पहले एक्सप्लेन करने का मौका देना चाहिए, और आपने कहा भी है कि शौकत तरीन साहब ने एक्सप्लेन किया और उनका मौक़िफ़ जो है वो मंतकी है, रैशनल है, तो बाकी लोगों को भी मौका देना चाहिए कि अपने आप को एक्सप्लेन कर सकें। बिल्कुल, लेकिन जहां तक अभी तक मैंने देखा अभी तक तो किसी हुकूमती एहलकार का ऐसा नाम ही नहीं है। जो मोहम्मद सलाही साहब का आया था वो भी उन्होंने पहले सुबह अपने उनके वकील ने वजाहत जारी किया, वो देखते हैं वो उसके बारे में क्या कहते हैं। खुसरो का तो नाम नया नहीं है, अभी ये आप लोग कह रहे हैं कि उनका नाम है, तो उनके पास मेरा सामने है कि वो मेरे सामने जो लिस्ट है उसका तो उनका नाम नहीं, तो ये तो ना गए फैमिली का रिस्पॉन्सिबल तो नहीं होगा। और तीसरा जो है वो ये है कि जो नाम अगर किसी अलीम खान का नाम तो नवाज शरीफ का भी नहीं था, उनकी फैमिली का नाम था सर। नहीं, शहबाज शरीफ भी यही कहते हैं कि मेरी फैमिली से पूछें। साबित हो गया था जो उनका नाम,
शहबाज शरीफ का अपना नाम है, नुसरत शहबाज का नाम अपना है, सलमान शहबाज का नाम अपना है, मतलब आप बिल्कुल ही आप इस तरह से नहीं, वो सर पैमाना तो सबके लिए शायद एक जैसा बनाना पड़ेगा, वरना लॉजिक तो हर एक के पास होगी ना, अली डार के पास भी होगी लॉजिक के। लॉजिक देखे यार भाई, मैं दोबारा मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इस तरह रख रहे हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, इस तरह तो ना ठीक है, लेकिन उम्मीद को बहुत शुक्रिया, थैंक सो मच फवाद शाह साहब। मगर इरशाद साहब, क्या आपको नहीं लगता कि इसकी जस्टिफिकेशन भी अच्छा, मुझे एक सवाल सादिया साहब, इरशाद साहब की तरफ अभी हमें इरशाद साहब 2014 से 15 के दरमियान की स्टेटमेंट के हवाले से शौकत तरीन साहब ने ये मीडिया से बात की और उन्होंने बताया कि तब ये कंपनियां बंद हो चुकी थी। आपको नहीं लगता 6 साल गुजर जाने के बाद आज भी कोई डाटा उनका अपडेट नहीं हुआ होगा, नहीं पता चला होगा ये बंद थी कंपनियां, कोई अकाउंट नहीं खुला, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, 6 साल के बाद भी चीज़ें वहीं की वहीं खड़ी हैं? एक मिनट, वो कहते हैं हमने कारोबार ही नहीं किया, सिर्फ कंपनियाँ खोले। अब जायज़ा तो उसका लेना पड़ेगा, सही कह रहे हैं गलत। बात ये है कि ये तो जिस तरह असद साहब कह रहे हैं कि केस टू केस देखना पड़ेगा, लेकिन क्या पाकिस्तान में सिर्फ वही लोग आला ओहदों के लिए रह गए हैं जिनका कोई ना कोई मामला मशकूक ज़रूर है? कोई साफ़ सुथरे लोग नहीं हैं जो इस तरह के कारोबार करते ही नहीं हैं। ये हम इतने बांझ कौम है कि हम चुन चुन के वो लोग लाते हैं जिनका कोई ना कोई स्कैंडल निकल आता है, और हम फिर रोना रोते हैं कि मुल्क की दौलत बाहर चली गई है। भाई, क्या पाकिस्तान में ऐसे लोग बिल्कुल मौजूद नहीं? मईशत के मैदान में, सियासत के मैदान में, डॉक्टर के तौर पर, इंजीनियर के तौर पर, कि जो साफ़ सुथरा हो, जो ये काम करता ही ना हो, जिसका कोई मशकूक मामला हो ही नहीं। अब एक पहलू तो ये है ना कि ये नाम आ गए, क्या दुनिया में, अब ये सारी दुनिया में ये चीज़ चल रही है, क्या हमारी बदनामी नहीं हो रही? क्या कौमी वक़ार को नुकसान नहीं पहुंचता इस चीज़ से? प्राइम मिनिस्टर साहब जब ये कह रहे हैं कि मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा और कोई अगर पाया गया तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन हो, और इन्वेस्टिगेशन उसी तरह की हो जिस तरह नवाज शरीफ। मगर इसमें सवाल ये है ना सर कि जिसकी दलील मंतकी मालूम होती है उसको स्पेयर कर दें और बाकी लोगों पर इन्वेस्टिगेशन करें। सादा बात है, यही तो मैं सवाल कर रहा था, क्यों उसमें डाल रहे हो? भाई साबित हो जाए जुर्म तो सजा है, नहीं साबित ना हो तो नहीं, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं, इन्वेस्टिगेट तो करें ना। और ये रोकना चाहिए भाई, ये पैसे बाहर रखने की इजाजत है क्यों? जिसकी जरूरत है और इसका सादिया बता रही थी ना, वो कहती है कि इससे कारोबार करने में, कानून कर सकते, कारोबार करने में आपको सहूलत मिलती है। उन्होंने कारोबार करना है, उन कारोबार करें ना, सियासत में ना आए, सरकारी ओहदे ना लें, वजीर ना बने, करे कारोबार अपना। ओ भाई, जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है आपके आइन में लिखा हुआ है तो आप ऐसे लोगों को क्यों लाते हैं और वजीर क्यों बना देते हैं जिसका फिर पता ही नहीं चलता कि ये पैसा कारोबार से कमाया गया है या रिश्वत ली गई है? बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें शाद आरिफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन रहे हैं, जिनके कारोबार रहे हैं, जो उस वक्त सिर्फ कारोबारी शख्सियत थे, मुझे किसी बिजनेसमैन पर ये एतराज नहीं है, लेकिन इस बात पे मुझे एतराज है कि पैसा बाहर क्यों जाए, किस लिए जाए? गरीब मुल्क का पैसा बाहर किस लिए जाए? वहाँ क्यों प्रॉपर्टीज खरीदी जाए? अपने मुल्क पर एतमाद नहीं है? अजीब बात है। नहीं, मैं असल सिर्फ इतना ही कह रही थी कि इरशाद साहब जो बात कर रहे हैं वो बुनियादी इशू है कि जी पब्लिक ऑफिस होल्डर और कारोबार साथ साथ नहीं हो सकता, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है। मैं वापस अपने आप को रिपीट करने लगी हूं कि देखें, दो चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिस तरीके से जो पहले सिर्फ और सिर्फ कारोबारी शख्सियात थे, उनका सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, वो बाद में आए हैं सियासत के अंदर। अब आपने देखना है कि जी पब्लिक ऑफिस संभालने के बाद वो चीज़ें आया उन्होंने डिक्लेयर की हैं, नहीं की हैं, बुनियादी चीज़ ये है। या इशू तब बनता है कि जी पब्लिक ऑफिस में आने के बाद आपने कारोबार शुरू किया और उसके बाद आपने कंपनियां बनाई और जायदादें बनाई, तो बिल्कुल आपकी बात जायज़ बनती है, दुरुस्त बनती है। अब शौकत तरीन साहब का मामला देख लें, उन्होंने भी जो कहा कि 2014 या 2015 में जो बनी वो डोरमेंट थी, कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हुई, कोई अकाउंट्स नहीं खुले, कोई कारोबार वहां पर नहीं हुआ। तो ये आपको हर केस को अलग अलग रखना पड़ेगा, अलग अलग देखना पड़ेगा, अलग अलग इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। मुझे बुनियादी इसमें जो मसला है, देखें आप उस वक्त भी जब पैनमा में 444 लोगों के असद नाम आए सरवत,
तो उस वक्त हमें कहा गया कि जी अब सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा। एक नवाज शरीफ का पहले डॉक्टर साहब ने भी एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों कार्रवाई हुई और कहाँ तक वो मामला पहुंचा। ये मेरे सामने खबर पड़ी हुई है 9 नवंबर 2018 की। असद उमर साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर बने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, तो ये उनकी तरफ से अनाउंस किया गया था और मैं उनको कोट कर रही हूँ कि हमने 294 लोगों को जिनके नाम पैनामा पेपर्स में आए हैं उनको नोटिसेस भिजवा दिए हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है। और इससे बढ़ के आगे उन्होंने लिखा कि 6.2 बिलियन रुपीस जो हैं वो हमारी अथॉरिटीज़ ने मैनेज कर लिए हैं, रिकवर कर लिए हैं। तो मुझे बताएंगे कि वो 294 लोग कौन थे जिनको नोटिसेस गए थे, वो कौन लोग थे जिनसे 6.2 बिलियन रुपए जो हैं वो आपने रिकवर किए हैं, वो कहाँ गए? आवाम को तो पता ही नहीं। आज जब ये स्टोरी मेरे सामने आई तो मैं एडमिट करती हूँ कि शायद मेरे बेल में नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि 294 को नोटिसेस गए और 6.2 बिलियन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रिकवर भी किए हैं। तो मेरा सिर्फ ये है कि उस वक्त जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर इमरान खान का नाम आता, इमरान खान के किसी रिश्तेदार का नाम आता, तो उस वक्त एक बहुत बड़ी हाइप होनी थी, बिल्कुल होनी थी, मैं आपकी बात मानती हूँ। और उस वक्त क्या मुतालबा था कि तब आपने नवाज शरीफ के साथ किया था, तो अब वही सलूक आप इमरान खान साहब के साथ करें। इस मुल्क में इदारे खुद से कहीं पर भी कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हैं अगर गलत काम हो रहा हो। मैंने जैसे कहा कि आप FBI के रिकॉर्ड में चेक करें, किसी की वेल्थ रिकंसाइल करती है, सिंक करती है, तो मामला खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि वो फिर आपको पता चल जाएगा कि डिक्लेरेशन हुई है लॉफुली या नहीं हुई है। जब तक यहाँ पर सड़कों पर ना आए, जब तक एजिटेट ना करें, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। उस वक्त इमरान खान साहब ने ये किया था, आज की ऑपोजिशन में ये दम नहीं है, फ्रैंकली ये मान जाए, आपको भी पता है। और दूसरा, यहाँ पर इदारों ने अगर काम करना होता तो मामलात यहाँ तक पहुँचते ही नहीं कभी। सही, ऑपोजिशन में दम इसलिए नहीं है हारून साहब के वो खुद कॉम्प्रोमाइज हैं या उनके अपने नाम है? ये कोई सवाल है? मतलब यही वजह है ना? ये आपको पता नहीं है? सर आप मैं क्या स्टैंप कर दें? नहीं, मैं तो रोज स्टैंप लगाता हूँ 6 दफा। मेरी स्टैंप को कौन मानता है? वो उसने क्या कहा था इंडिया के वजीर आजम ने, वाजपेयी ने, कि मेरी मोर से पाकिस्तान नहीं चलता। हाँ। पाकिस्तान अपने बल पे चलता है। बात यह है कि सारे नौ दौलतिये हैं। एक सेकंड डॉक्टर साहब, 99% है नौ दौलतिये। पाकिस्तान मुसलमान बिजनेस करते ही नहीं थे, जिम्मेदारा करते थे, मुलाजमत करते थे। अब नौ दौलती आए, कायदे आजम के बाद कानून तो हवा में उड़ना शुरू हो गया बतदरीज। 88 तक तो मोस्ट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट्स जो हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो करप्ट नहीं थे, ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ, बेकायदगियाँ थी। इसके बाद तो ऐसा दरवाज़ा खुला कि भाई ये शरीफ ख़ानदान ने शुरू किया, भाई आप हुकूमत में हैं और कारोबार कर रहे हैं। तो मैं उस वक्त से कह रहा हूँ भाई थानेदार को भी तो इजाज़त दो ना, थाने में होटल खोलने की, DC को भी इजाज़त दो। भाई सरकारी इन्फ्लुएंस जब आप इस्तेमाल करते हैं, मैं तीसरी दफ़ा दोहरा रहा हूँ, ये 91 का कानून क्या है? क्यों बार जिस आदमी को ज़रूरत है इसका तय्युन वजारत कानून कर सकती है कंसल्टेशन के साथ, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है। बात यह है कि अपोजिशन की तो क्या आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं? इस मुल्क के अहम तरीन आदमी ने, मैं नाम नहीं ले सकता, मुझे कहा शरीफ ख़ानदान की 300 जायदादें हैं लंदन में। वो तहत कंपनियां हैं, शेल कंपनियां होती हैं, एक कंपनी उसके नीचे दूसरी कंपनी, उसके नीचे तीसरी कंपनी। भाई $800 बिलियन इन्वेस्ट हुए हैं जी बरतानिया में। 500 इंडियंस हैं जिनमें से एक ने $13 बिलियन लेके भागा हुआ, एक $9 बिलियन लेके, 500 में से एक आदमी वापस आया सिर्फ। मशरकी यूरोप, रूस में तो माफियाज बन गई थी ना, आपको याद है ना जी। तो ये अपोजिशन पूरी की पूरी वैसी है। इस हमाम में अल्लाह के फजल करम से सब नंगे हैं, बीच में से एक फिक्रा निकलता है। इमरान खान तो ईमानदार है। डॉक्टर साहब से जरा एक मौका दें डॉक्टर साहब पहले। जी डॉक्टर साहब। जी असद, पहली तो बात है ना कि इसको दोहराना बहुत ज़रूरी है कि जो भी पॉलिटिकली एक्सपोज शख्सियात हैं, जो किसी भी तरह से पब्लिक फंड्स तक उनकी एक्सेस रहती है या उनके फैसलों से पब्लिक फंड्स का ख़र्चा होता है और जिसके नतीजे में वो कारोबारी शख्सियात से पैसे बना सकते हैं, अपनी जायज़ आमदनी से ज़्यादा कमा सकते हैं क्योंकि उनके पास असर रसूख है, उन्हें अपनी पूरी मुकम्मल एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। और जैसा इरशाद आरिफ साहब ने कहा कि जो लोग फिर कारोबार में है, जब कारोबारी शख्सियात हुकूमत में आती हैं, जैसा दुनिया भर में आती हैं और पाकिस्तान में भी इस वक्त बहुत से लोग कैबिनेट में हैं जो पहले कारोबारी शख्सियत हैं, तो फिर उनको अपना तमाम जो फाइनेंशियल मामला हैं उसका फुल डिस्क्लोजर करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो बिजनेस
बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान के, कराची के, लाहौर के, फैसलाबाद, गुजरांवाले के, उनको उसी मयार से आप जज नहीं कर सकते। और इस मुल्क में बिजनेसमैन के लिए बहुत मुश्किलात हैं कारोबार करने के लिए और बिज़नेस करने के लिए। अभी भी हर हुकूमत हर 6 महीने के बाद ऐसे कवानीन बना देती है, नए कवानीन बना दिए गए हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खुल सकता 100+ आइटम के ऊपर, वो जब तक आपके पास 100% उसके लिए फंड्स नहीं होंगे। तो जब आप इस किस्म की पॉलिसी स्टेट बैंक बनाता है तो कारोबारी जो बिजनेस ग्रुप्स हैं पाकिस्तान की, उनको उसके हिसाब से अपनी लिए सहूलतें पैदा करनी पड़ती हैं। इसीलिए उनको फॉरेन अकाउंट्स के ऑफशोर, खास करके फॉरेन अकाउंट्स रखने पड़ते हैं। सो हैविंग सेड दिस, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल है उसकी, क्योंकि गुज़श्ता 3 बरस भी हमने गुजारे हैं। 2016 के बाद जो इलेक्शन हुए, फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई। हमने इन 3 बरसों में देखा है कि पाकिस्तान का खाली मसला ये नहीं है कि यहाँ से कोई बहुत बड़ी दौलत क्रिएट हुई थी जो यहाँ से लीक होकर बाहर चली गई है। यहाँ का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ इतनी क्रिएटिव वेल्थ क्रिएशन होती ही नहीं है। यहाँ पर ना पब्लिक और आवाम के पास कोई बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, कोई क्रिएटिव स्किल्स हैं नहीं है। वैसे तो शायरों ने कह दिया है कि ज़रा नम हो तो मिट्टी बड़ी ज़खेज़ है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ मिट्टी कोई बहुत ज़्यादा ज़खेज़ नहीं है। यहाँ कोई क्रिएटिव सोल्यूशंस नहीं है वेल्थ क्रिएशन के। सारा आर्गूमेंट जो मीडिया ने क्रिएट कर दिया है वो ये कि यहाँ से पैसे लीक होकर बाहर चले गए हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद भी ये चीज़ें कहते रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता 3 बरस की आप परफॉर्मेंस अगर देखें तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, तो आपको एहसास होगा कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा माहौल, हमारे कवानीन, हमारा पॉलिटिकल कल्चर, हमारे मीडिया की पोजीशन इस किस्म की है कि इस मुल्क में दौलत पैदा नहीं हो रही है, जिसको वेल्थ क्रिएशन कहते हैं। और वो थोड़ी सी दौलत है, उसके पीछे सारे लोग दौड़ रहे हैं। हम मसलसल ये कह रहे हैं कि फ़लाँ ने पैसे मार लिए, फ़लाँ पैसे लेके दौड़ गया, लेकिन यहाँ कोई वेल्थ क्रिएशन नहीं हो रही है। यहाँ कोई नए आइडियाज़ नहीं पैदा हो रहे हैं। यहाँ कोई चीज़ भी नहीं क्रिएट हो रही। ना हम एग्रीकल्चर में कोई ब्रेक थ्रू कर रहे हैं, ना टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं। हमारी सारी एक्सपोर्ट्स वाला को देख लें, कहीं कोई इनोवेशन नहीं है। तो उन चीज़ों पर भी हमें गौर करना चाहिए। हम मसलसल ये कह रहे हैं कि फ़लाँ पैसे लेके दौड़ गया जिसकी वजह से हम गरीब हो गए। ठीक है इरशाद साहब, आप जो बात करना चाहते हैं उसके साथ एक छोटा सा सवाल भी आपको दे देती हूँ, एक साथ ही आपका तजिया ले लेती हूँ। एक जो बात आप करना चाह रहे थे, दूसरी बात इरशाद साहब, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से ये बात अभी मोहित साहब भी कह रहे हैं, कुछ देर पहले सादिया ने भी कहा खुदा पहाड़ निकला चूहा और वो भी मरा हुआ, तो आपको नहीं लगता कि इतने स्कैंडल्स हो गए हैं कि हर छोटे से बड़े स्कैंडल पे हमें लगता है कि शायद ये एक रूटीन की बात है, काम सी बात है, मगर जब 22 करोड़ आवाम के सामने ये लोग नुमाइंदगान निकलते हैं, वोट मांगते हैं, हम पे रूल करते हैं, क्या कोई हक नहीं पहुंचता कि इन लोगों से पूछा जाए, इनके गिरबान को पकड़ा जाए, चाहे स्कैंडल छोटा या बड़ा है? इस मुल्क का पैसा है और नाजायज तरीके से बाहर गया है। अभी तक जो हमारे सामने मालूमात आई हैं, इंडिया के हैं 60 या 70 लोग, हमारे हैं 700 लोग जी। और ये आबादी का फ़र्क देखें, उनकी मैशत का हुजूम देखें, उसके बावजूद 700 लोग पैसा बाहर ले गए हैं। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि यहाँ जनाब क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी तो है, ये 700 लोगों ने कुछ कमाया तो लेके गए हैं। एक बात, पैसा चोरी करने की क्रिएटिविटी आपका मतलब। दूसरी बात जो है वो ये है कि जब आप बिजनेसमैन को सियासत में लाते हैं और सरकारी ओहदा देते हैं, मैं एक 98 का वाक़या सुनाता हूँ। मजीद निज़ामी साहब के पास मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान के लोग, कज़न, हकीकी कज़न, वो आए। उन्होंने कहा कि जी इंडिया को चीनी हम बरामद कर रहे हैं, पाकिस्तान बरामद कर रहा है, 10 ट्रेनें जाती हैं, यानी उसमें से 9 नवाज शरीफ की होती हैं, एक जो होती है बाकी तमाम 80 या 85 जितने लोग हैं उनकी होती हैं। ये होता है जब आप बिजनेसमैन को सियासत में लाते हैं और इक़्तिदार दे देते हैं, और यही हर वज़ीर करता है, हर मुशीर करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने सियासत करनी है वो फिर पाक साफ़ हो के हैं और ये काम ना करें। दूसरा ये है कि आपने जो सवाल किया है कि ये छोटा इसलिए हमें लग रहा है कि हम आदी हो चुके हैं। जहाँ जो करप्शन आज 85 से पहले यहाँ होता था कि अगर एक जो MNA है या मिनिस्टर है उसका अगर 1000 का भी निकलता था ना तो वो एक तूफ़ान बर्पा हो जाता था। एक मरासला अगर अखबार में छपता था तो अब्दुल वली ख़ान जैसा शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी वजाहत करता था। और अब आज हम इतने हो गए हैं कि अरब, 2 अरब, 10 अरब को तो हम कुछ समझते नहीं हैं, क्योंकि 40 अरब के मनसूबे में 30 अरब करप्शन होती है, सिर्फ 10 अरब लगता है।
तो इसलिए ये बड़े छोटे का इशू नहीं है। इशू ये है कि हमारे 700 लोगों ने अगर ये काम किया है तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फिर जो लोग मुजरिम करार पाएँ उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सही है। अच्छा, एक नुकता तो हारून साहब ये है ना कि वेल्थ क्रिएशन हो नहीं रही है, कम हो रही है, या जो भी डॉक्टर साहब कहते हैं। दूसरी उन्होंने बात ये की कि हमारा सिस्टम उकसाता है कि आप यहाँ से जाएं और बाहर जाकर काम करें क्योंकि हमारा सिस्टम ही सपोर्ट नहीं करता। ये एक पहलू है, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, 100% ठीक कहा, लेकिन ये एक पहलू है। मसलन लाहौर में एक साहब जिन्होंने पैसा बनाया ही अमेरिका में था, यानी उन्होंने बिजनेस किया ही अमेरिका में, कोई 20 साल अमेरिका में बिजनेस किया, और उनको वहाँ पाकिस्तानी हैं, लाहौर के हैं, अगर आप कहें मैं नाम भी बता दूंगा, उन्होंने वहाँ बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड लिया पूरे अमेरिका में। बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड लेना कोई सहल है? वहाँ दुनिया भर का टैलेंट जाता है, सरमाया जाता है। अब यहाँ वो 2 5 स्टार बल्कि 3 5 स्टार होटल बनाना चाहते थे, कराची में, लाहौर में 2, एक कराची में। एक खातून है, FBR की खातून है, जिसका हम जिक्र ही नहीं करते, FBR का तो नाम ही नहीं लेता कोई। उसने कहा 30 लाख रुपए दे दें। उनके किस चीज़ के लिए? उन्होंने कहा ये जो आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई और फ्लैट बेचे हैं, तो उन्होंने कहा टैक्स दिया है ना? तो उन्होंने कहा कि टैक्स नहीं देंगे तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं भुगतूँगा, भुगतेंगी तो आप। वो चले गए अदालत में कि ये है बिल्डिंग और ये है जनाब मैंने जो बेचे हैं और ये है टैक्स ये मैंने दिया। इसके बाद वो दोनों प्रोजेक्ट बंद हो गए और वो चले गए अमेरिका वापस और वहाँ बिजनेस कर रहे हैं। देखिए, बिजनेसमैन को आप बिजनेस भी नहीं करने देते। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि जब शरीफ खानदान ये कहेगा कि शुगर फैक्ट्री का लाइसेंस तो आपको मिल सकता है, मशीनरी इत्तफाक से ख़रीदनी होगी। एक मिसाल इन्होंने दे दी। 1990 में आए लोग IT के, मुझे बताया गया है 1990, मुझे बहुत ज़िम्मेदार आदमी ने बताया था कि मुस्तकबिल IT में है। और आपकी कॉमन सेंस क्या ये मानती है, ये नहीं मानती कि पाकिस्तान $20 बिलियन कमा सकता था IT से? अभी तेज़ी से इजाफा शुरू है ना। महातिर मोहम्मद ने कहा था इमरान खान से, हमने पुर्जे जोड़ के शुरू किया था, और ये कहा था पाकिस्तानी 6 महीने में वो काम सीखता है जो मलेशिया ने 1 साल में सीखता है। शरीफ खानदान ने कहा हमारा हिस्सा। भाई, आप जब करप्ट पॉलिटिशियन को दे देते हैं, नेपोलियन ने कहा था कि जिस एक गीदड़ों का लश्कर जीत सकता है अगर उनका लीडर एक सरदार हो, है तो तशबीह। जब आप मुल्क उन लोगों के हवाले कर देते, आपने मुल्क को जरदारियों के हवाले कर दिया और शरीफों के हवाले कर दिया, और अब इमरान खान की कैबिनेट में करप्ट लोग अगर बैठे हुए हैं तो खैर तहकीकात होनी चाहिए, बैठे हुए हैं तो एक हथौड़े की तरह एक फिक्र हमारे सर पे मार दे। लेकिन इमरान खान ईमानदार है, 40,000 साल में पहला ईमानदार आदमी पैदा हो गया इस मुल्क में, ये दलील है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो अभी फवाद चौधरी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि ये साबित हो गया है कि असल में जो मुजरिम हैं वो वही बड़े लोग बैठे हुए हैं, वो ख़ानदान सियासी ख़ानदान है, और ये बाकी जिनके नाम आए हैं उनके बेनामीदार हैं। अली डार जो हैं वो इसहाक डार के और बड़े लोगों के ये बेनामीदार है, शर्जील मेहमद जरदारी के बेनामीदार हैं। क्या ये कोई फॉर्मूला हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं, ये जो हमारे सामने नाम है इससे? नहीं, देखिए वो तो फवाद चौधरी चूँकि ज़ाहिर एक सियासी शख्सियत हैं और हुकूमत के मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है, उन्होंने एक असम्पशन भी की है और एक पॉलिटिकल स्पिन भी की है। तरीका ये है कि ज़ाहिर आप उनसे सवाल पूछ रहे थे कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में, खुसरो बख्तियार वाला के बारे में, उन्होंने उससे पहले उसको प्रीएम्प्ट किया है और उन्होंने दूसरी तरफ ये कह दिया है कि किसी तरह से भी पता तो नहीं चलता। मतलब और दूसरी बात है कि जिस तरह से फवाद चौधरी ने कहा है, इसी तरह से ये जो ICIJ ने रिपोर्ट इशू की है, इसमें आप देख रहे हैं इसमें बहुत से ऐसे लोगों के नाम हैं जिसको टेलीविजन पे तो चलाया गया है कि इसके नाम पे असल में किसी के दामाद का या किसी के बेटे का नाम है। जैसे इसमें एक खटक साहब कोई एयर मार्शल हैं, पता नहीं क्या पूरा नाम, अब्बास खटक साहब, वो पता नहीं 70 75 80 साल के हैं। मैं उनको यहाँ कई दफ़ा मिला हूँ और वो शायद 20 साल से शायद रिटायर हैं। और अली कुली खान 92 में रिटायर हो गए थे। अब अगर उनमें से किसी का बेटा, दामाद, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंग्लैंड में चार्टर्ड अकाउंटेंट है या अमेरिका में डॉक्टर है, कहीं और है,
तो कोई भी अहले खाना है उसका नाम उन्होंने उस निस्बत से कि ये पॉलिटिकली एक्सपोज लोगों के साथ हैं। सो जिस चीज़ को हम कभी देखते नहीं हैं, चूँकि हमारे अपने इनसिक्योरिटीज़ हैं बहुत सी, हमारा कुछ एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है कि ये जो ICIJ के बनाने वाले लोग हैं इन्होंने भी बेतहाशा गलतियाँ की हुई हैं। एक आदमी अगर 30-35 साल से रिटायर हो गया है और उसके बेटे का नाम जोड़ के वो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली एक्सपोज है, ये उसका दामाद का तो पहले वैसे भी अयूब खान के रिश्तेदारों के नाम आ गए हैं, नाम अयूब खान का भी आया झोल है कि अयूब खान के रिश्तेदार हैं जी। अब हाँ, अयूब खान देखिए वो 60s का टाइम पीरियड है, 60 बरस गुजर चुके हैं, 60 बरस गुजर चुके हैं, तो जाहिर है कि उसको लीगली प्रोसिक्यूट करना अगर कुछ हो भी तो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए कि हमें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। और जो मैंने पहले बात कही थी कि जो हमें असल डिबेट करनी चाहिए पाकिस्तान में वो ये है कि यहाँ वेल्थ क्रिएशन क्यों नहीं हो रही, यहाँ पर इस किस्म के फॉर इंस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमारा टेलीविजन में बहुत ज़्यादा डिबेट होती है, वो ये कि दवाइयों की कीमतें क्यों बढ़ गई हैं। मैं कंसल्टिंग थोड़ी सी कर रहा था, मैंने उसमें रिपोर्ट्स पढ़ी हैं बड़ी अच्छी लिखी हुई। जब पाकिस्तान में दवाइयों की कीमतें पिछले 15-20 बरस में नहीं बढ़ी तो जितनी इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल MNCs थी जैसे फाइजर है, इस तरह की और कंपनीज हैं जो बेसिक रिसर्च करते थे वो इस मुल्क को छोड़ के आहिस्ता आहिस्ता चले गए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें किसी किस्म की ओरिजिनल रिसर्च नहीं हो रही है और पुरानी किस्म की दवाइयाँ यहाँ पे बन रही हैं। और अभी भी हमारे यहाँ जो पॉपुलर पॉलिटिकल आर्गुमेंट है कि दवाई की कीमत बढ़ाने की सैंक्शनिंग कैबिनेट से होती है, ये इतना 192 मुल्क हैं दुनिया के, कहीं पर भी इस किस्म का ड्रामा नहीं हो रहा। तो हमने आप माहौल ऐसा बनाया है यहाँ पर कीनू पर रिसर्च नहीं हो रही, 20 साल पुराने सीड से कीनू गा रहे हैं, दुनिया सीडलेस पे चली गई है। ये भी एक चलिए इस पर आप मजीद बात करना चाहते हैं। दवाएं की कीमत बढ़नी चाहिए, जितनी की बढ़नी चाहिए बढ़नी चाहिए, ये पहलू इम्पोर्टेंट है, हम इन पहलुओं पे बात नहीं करते। भी एक डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से माफिया मौजूद है, ड्रैप में भी एक माफिया मौजूद है जो 2 वजीर खा चुका है, 2-4 और भी अड़प। चलें एक ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ जाते हैं तो फिर और शाह साहब से भी इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, एक दफ़ा फिर हम आपको वेलकम करते हैं ट्रांसमिशन में। अभी जो खबर मौसूल हुई है आप भी सुन रहे थे कि जुनैद सफदर के नाम पर 5 कंपनीज निकल आई हैं और फवाद चौधरी साहब के बकौल उन्होंने इस पर ट्वीट भी किया, सरकारी टीवी ने खबर भी चलाई है। तो इसी पर मैं चाहूँगा कि ज़रा सब लोग अपनी राय का इजहार करें और सादिया से शुरू करता हूँ। जी सादिया। जी बिल्कुल असद, ये खबर अभी पता चली है और आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली 700 पाकिस्तानी कह रहे हैं, तो जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स पढ़े जा रहे होंगे और लोगों के नाम निकल रहे होंगे और वो हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बात वो ये कि आप अगर हुकूमती लोगों से पूछें, जैसे फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, तो उनका फोकस सारे का सारा इन लोगों पर होगा, अपोजिशन के लोगों पर होगा जिनके नाम आ रहे हैं। जैसे उनसे आपने सवाल भी किया तो आपको जो जवाब मिला वो आपने सुन लिया है। और हुकूमती लोगों से अगेन एंड अगेन बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि जिम्मेदारी ज़्यादा हुकूमत पर आयद होती है। इक़्तिदार में वज़ीर आज़म साहब हैं, उनकी जमात की हुकूमत है और उनकी अपनी जो बातें रही हैं माजी में उनके सामने वो आ रही हैं और आनी भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इन 3 सालों के अंदर जिस पर आवाम को एतराज़ भी है। अगर मैं बात करूँ तो आज जो महंगाई की सूरत हाल है उस पर देख के फिर आप ये मत कहें कि डॉलर ऊपर जाता है या महंगाई होती है तो वज़ीर आज़म मुल्क का चोर होता है। आप ये मत कहें कि बैरूनी कर्जे आपको लेने पड़े तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। आप ये मत कहें कि हम आएंगे तो इनके मुंह पर पैसा फेंक के मारेंगे। आप ये मत कहें कि ये जो लोग लूटर्स हैं जो मुल्क की दौलत लूट कर बाहर लेकर गए हैं इनसे पैसा वापस मुल्क में लेकर आएंगे, क्योंकि आपने उसके लिए सब किया, एसिड रिकवरी यूनिट भी बना दिया। आप एक फूटी कौड़ी तो मुल्क में वापस ला नहीं सके। तो ये भी मुझे ज़रा जवाब दे दें असद उमर साहब, 6.2 बिलियन कौन से थे भाई? ये पैनामा के कौन से 294 लोग थे जिनसे आपने रिकवर किए? ये तो आज तक नहीं पता चला 6.2 बिलियन आए कहाँ गए, कुछ समझ में नहीं आया। बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। ऑफशोर कंपनी के हवाले से भी अगर मैं बात करूँ, बात वही फिर आप कहेंगे कि मैं कह रही हूँ कि जी लॉफुली और अनलॉफुली चीज़ को देखें, क्योंकि असल मामला ही ये है। अगर आपके लोगों ने नहीं किया, डिक्लेयर नहीं की, या उनका पब्लिक ऑफिस होल्डर बनने के बाद से वो पैसा जमा हुआ है या बाहर गया है, तो आप करें, बिल्कुल करें। लेकिन आपने अवाम के दिमाग में ऐसी एक परसेप्शन बना दी कि भाई जिसकी भी ऑफशोर कंपनी है वो कोई चोर है, वो कोई डाकू है। बहुत सारे लोग हैं जो साल साल से काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। अभी मैं देख रही थी अलीम खान ने
एक ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं कि जी जो भी कंपनीज आ रही हैं या जिनके भी नाम आ रहे हैं वो सबकी सब डिक्लेयर्ड हैं। तो अब मुझे बताएं कि अगर वो डिक्लेयर्ड हैं यहाँ के उनके गोशवारों में, तो उसमें क्या मसला है? तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, अपने अल्फाज उनके अपने बयानात रहे हैं ऐसे माजी में जो कि उनके सामने आ रहे हैं। अब ऑब्वियसली उम्मीद यही है कि इस सारे मामले को देखा जाएगा, आपके इदारों की जो इसमें काम बनता है वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें, एंड इट स्टार्ट्स विद FBI शुरू हो। फिर जैसे इरशाद साहब कह रहे हैं या हारून साहब कह रहे हैं कि जी अदालतों में अगर ये मामला जाता है, अदालतों में जाता है तो जाए, बिल्कुल जाए। अगर आप कहते हैं कि वही जुडिशल कमीशन हो या GIT बने, जो भी बने, बिल्कुल बने, अगर आपको लगता है कि उससे मामले का हल निकल सकता है। बट मैं ये कह रही हूँ कि जो इदारों की जिम्मेदारी है अगर वो पूरी कर रहे होते तो यहाँ तक मामला नहीं आता। आपको पता होता कि कहाँ पर आप कानूनी तरीके से। ठीक है साजिद साहब। इशा साहब, जिस तरह से साजिद साहब ने बात की है, फवाद चौधरी साहब से अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बात की और सवाल जवाब उनसे हुए तो वो कुछ शायद थोड़ा सा उन्होंने इस चीज़ को माइंड किया। उन्होंने जब खुसरो बख्तियार साहब की बात आई, उन्होंने कहा अहले खाना के ऊपर भी आई है, तो उन्होंने कहा अहले खाना के वो जवाबदेह नहीं है। जब फवाद चौधरी साहब ये ट्वीट करते हैं कि जी जुनैद सफ्दर की 5 कंपनियाँ निकल आई हैं, पूरा फोकस वो शरीफ फैमिली के ऊपर रखते हैं, तो आपको नहीं लगता कोई भी मशहूर शख्सियत है, चाहे वो जुनैद सफ्दर हो, मरियम साहबा के हवाले से या नवाज शरीफ साहब के हवाले से, वो किसी ना किसी की एक लेगेसी लेकर चल रहे होते हैं एक शख्सियत की, तो शक यही गुजरता है कि आप अवाम के पैसे से ये सब चीजें बना रहे हैं, सब पैसा आप चोरी कर रहे हैं, आपको जवाब देना चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने भी जवाब नहीं दिया। अहले खाना की भी ये बात करें, जुनैद सफ्दर साहब की अगर 5 कंपनी हैं और वो काबिल एतराज़ हैं किसी के नज़दीक, तो उसके बाद फिर खुसरो बख्तियार के भाई की या खुसरो बख्तियार के खानदान की वो किस तरह काबिल एतराज़ नहीं होगी। और जिस तरह हारून साहब बता रहे हैं, हम भी अलीडार का भी ऐसा ही मामला है, हम भी जानते हैं खुसरो बख्तियार साहब को, उनके ख़ानदान को। उनके वालिद जो मुख्तम रुकनुद्दीन थे मरहूम, बड़ा सादा मनश जागीरदार थे। तो जाहिर बात है सवाल जब उठेगा फिर सब पर होगा। कोई पैमाना अगर आप बनाएंगे वो सब के लिए यकसां होगा। ये नहीं होगा कि जुनैद सफ्दर के लिए अलग होगा जी और खुसरो बख्तियार के लिए अलग होगा और किसी और के लिए और होगा, ऐसे नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात है बुनियादी चीज़ जो हुकूमत को अब तय करनी चाहिए, अब वो अपोजिशन में तो नहीं है, अब एक आम सियासी जमात नहीं है तहरीक इंसाफ, अब वो हुकूमत में है। जो चीज़ें काबिल एतराज़ इमरान खान साहब समझते थे, करार देते थे, जो आज भी अपनी ट्वीट्स में जिसको वो कह रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं और इस लीक को वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो अब उन्हें 2 काम करने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और आइंदा के लिए एक लाहे अमल रियासती सतह पर बनना चाहिए कि ये जो फ़्लाइट ऑफ डॉलर है ये होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, फ़्लाइट ऑफ कैपिटल जो है वो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इतना हम एक मुल्क ये अफोर्ड करता है कि सिर्फ बिज़नेस को तरक्की देने की ख्वाहिश में आप सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल करने की कानूनी इजाज़त दे दें और उसके बाद बैठ के रोना रोएं कि जनाब यहाँ से पापड़ वाले ने पैसा भेजा और फिर वो वापस अकाउंट में आ गया। ये कानून आपको पहले दिन बदल देना चाहिए था, आप अगर इसको गलत समझते हैं। और जब नैब ने तहकीकात करके आपको बता दिया कि इतना पैसा यहाँ से गया और इस तरीके से फिर वापस आया है, ये मनी लॉन्ड्रिंग भी होती रही है और बाकी भी जुर्म होता रहा है, तो आप कानून साजी क्यों नहीं करते? आप जितना ज़ोर आपने EVM मशीनों पर लगाया है, जितना ज़ोर आप कुछ और कामों पर लगा रहे हैं, इतना ज़ोर इस पर लगाएं। जिस आपकी मईशत अगर बेहतर नहीं होती तो क्या इंतखाबात और क्या पार्लियामेंट और क्या कानून साजी, बेमानी चीज़ें हैं सारी। तो इसलिए आपको अब कर गुजरना चाहिए। अच्छा, इरशाद साहब, कता कलामी की माजरत, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं जुनैद सफ्दर के हवाले से कि 5 ऑफशोर कंपनियों के नाम पर आई हैं, तो उमर चीमा द न्यूज़ के सहाफ़ी जो ऑब्वियसली ICIJ का हिस्सा हैं, उनकी तरफ से इस की तरदीद की गई है। वो कह रहे हैं कि पेंडोरा पेपर्स में जुनैद सफ्दर का नाम शामिल नहीं है। ये अभी उन्होंने तरदीद हमने तो देखे ना, हमने कहा ही फवाद चौधरी साहब के हवाले से और हमने हमारी साहब ने भी देखिए वो हैं डिपेंडेंट, उनकी वालदा साहब भी डिपेंडेंट। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फवाद चौधरी डिपेंडेंट है और हम उसी पे बात कर रहे हैं। मेरे नाम पे तो कुछ है ही नहीं। ये सारा जो खानदान है ये डिपेंडेंट है। किस पे? वो नवाज शरीफ साहब कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मेरी बेगम को पता होगा, वो कहते हैं मुझे नहीं पता।
हमजा से पूछते हैं, वो कहता है भाई को पता होगा, भाई को पता होगा। भाई कहाँ है? भाई लंदन में है, वो उसको अली इमरान को पता होगा। ये ऐसा गोरख धंधा है। देखिए, जब आप हुक्मरान को कारोबार करने की इजाज़त देते हैं, 1 करोड़ रुपए, यू इमेजिन कि उसे 1 करोड़ रुपए की कीमत क्या थी। बलबन का ज़माना कौन सा है? एक हिंदू सेठ ने मुलाकात के लिए पेश करना चाहे, ही रिफ्यूज्ड। उसने कहा कोई काम लेना चाहेगा। हुक्मरानों का काम कारोबार करना तो नहीं है ना। साहब वैसे ये मैं अभी चलने, वो तो तरदीद आ गई उमर चिमा की तरफ से, लेकिन मैं एक चीज़, एहसन इकबाल साहब बड़ी तवक्को लगाए बैठे थे कि इमरान खान का नाम आएगा, कल से वो कहते हैं कि चोर की दाढ़ी पे तिनका। अच्छा, वो तो अब हुआ नहीं। बात ये एहसन इकबाल बेचारा जो है, अब उसके बारे में क्या बात करें। मुल्क का अरबों रुपया उसने बर्बाद किया। जब उसने देखा नौजवानों में इमरान पॉपुलर हो रहा है, उस पर सीरियस एलिगेशन है। जुल्फ़िकार चीमा को लें अभी लाइन पे कि इश्तारी मुजरम पालता है, उनके ज़रिए वो इलेक्शन लड़ता है। उसने इंडिया की सरहद पे 3 अरब रुपए का स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया। जंग ना कोई जाता है, ना कोई खेलता है, ना उसका कोई मतलब है। उसने अपने भाई के लिए लॉरेंस गार्डन में 4 या 6 एकड़ जगह हासिल करने की कोशिश की। ये जो खुशामदियों के टोले हैं ना, इन्होंने देखो, एक पुणे वाला है सेनेट का जो चेयरमैन होता था, उसको दुनिया भर में करप्शन नजर आती है, जरदारी में नहीं नजर आती। इसी तरह ये लीगियों का हाल है, इसी तरह इमरान खान का। और भाई इमरान खान तो ईमानदार है ना जी, मतलब ये तो खुशामदी दरबारियों के टोले हैं, इनकी बातों की क्या हैसियत है? डॉक्टर साहब प्रॉब्लम ये है जी सरवत, प्रॉब्लम ये है कि 2017 में 16-17 में एक बहुत बड़ी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिखी गई, जिसको हम बदनसीबों ने मीडिया में बैठ के पढ़ा। उसमें 1000 के करीब सफ़े थे, 10 उसके वॉल्यूम थे। आंखें हमारी अंधी हो गई, कई दिन लग के। उसके बाद जब उस पर प्रोसेस चला तो कुछ उन्होंने कहा, अदालतों ने कि साबित नहीं हुआ। फिर वही मीडिया जिसने पहले JIT रिपोर्ट्स को बहुत वेलकम किया था, फिर और लोग मीडिया में आए, उन्होंने कहा ये सब बकवास था, गलत था, ये गलत बनाया गया। फिर अदालतों ने क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, ये कानूनन नहीं बना, ये लॉ के हिसाब से नहीं था। अभी हारून रशीद साहब फरमा रहे हैं एहसन इकबाल साहब के स्टेडियम के हवाले से, कुछ अर्सा पहले ही मेरा ख्याल हाई कोर्ट ने एहसन इकबाल साहब को उस हवाले से बिल्कुल एग्जॉनरेट कर दिया है। तो हम फिर किस चीज़ पे ट्रस्ट करें? जब हम ये सूरत हाल को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये पूरी डिबेट कहीं जाती नहीं है। और हम एक ऐसे मौके पर जब हमारी ज़हनी तवज्जो होनी चाहिए कि हमने अपनी मईशत को कैसे स्ट्रेंथन करना है, स्किल सेट्स कैसे पैदा करनी है, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ानी है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को कैसे इंप्रूव करना है। अगर हम दोबारा इसी चीज़ में पड़ जाएंगे तो पिछले भी हम आप समझें कि 2015-16 से इसी काम में लगे हुए हैं कि इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। डॉक्टर साहब इग्नोर कर दें ये जितने पॉलिटिकली ये जो पेपर्स आए हैं, लीक्स हुई हैं, आपके ख्याल में इसको नहीं, उनको आप पूछें। देखें, लीगल प्रोसेस में ना जाएं, लोगों को पूछें। अगर आपको कोई शक है किसी भी शख्स के बारे में, आपके बारे में, मेरे बारे में, मुझे एक्सप्लेन तो करने देना पहले कि ये है क्या कहानी। जैसे खान कह रहे हैं कि मेरी कंपनीज पहले से डिक्लेयर हैं। अभी ये जो पनामा का, देखिए ये पेंडोरा पेपर्स का यहाँ पे जो भी इनका अपना इशू आया है सामने, इसमें कोई खातून शहनाज अहमद सजाद हैं जिनके बारे में लिखा हुआ है कि उनके जो वालिद थे वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे, जिन्होंने एक ऑफशोर कंपनी बनाई। इन खातून ने उनसे पैसे इनहेरिट किए। वालिद साहब 1960s में जनरल फील्ड मार्शल अयूब खान के करीब थे। अब ये इन्होंने लिख तो दिया है, लेकिन इसको लीगली और प्रैक्टिकली कैसे आप इसका कोई हिसाब किताब कर सकते हैं कि 60 साल पहले अगर उन्होंने पैसे बनाए थे, हो सकता है बनाए हों, उसके बाद उन्होंने 1998 में जाके ऑफशोर बनाए हैं। अब वो खातून, वो हो सकता है अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ। तो जब कोई एक्सप्लेनेशन अपनी देगा, जैसे अलीम खान ने एक्सप्लेनेशन दी है कि मेरी ऑफशोर कंपनीज डिक्लेयर्ड हैं। अली जहांगीर सिद्दीकी रहते ही बरतानिया में है, बिजनेसमैन है, बैंक्स बनाए उन्होंने कई। तो आप वो अपनी एक्सप्लेनेशन देंगे तो फिर पता चलेगा ना। जब कोई एक्सप्लेनेशन देता है तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से फिर पता चले लग जाता है कि एक्सप्लेनेशन उसकी सही। जैसे अभी इन्होंने खामखा जुनैद सफदर का जिक्र कर दिया। जुनैद सफदर का तो नाम ही नहीं पता नहीं कहां से जिक्र कर दिया। जल्दी में हुकूमती लोग जल्दी में ये चीजें कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से उनके जो ऑपोजिट लोग हैं या उनके ऑपोजिशन के लोग हैं उनके नाम सामने और जल्दी जल्दी लोगों को बताएं कि भाई ये अब भी पनामा में भी यही लोग मुल्जिम थे, अब ये पेंडोरा के अंदर भी यही लोग मुल्जिम है। इसका मतलब है फिर हुकूमत जो है वो गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। ठीक है,
अच्छा, एक चीज़ में वैसे डॉक्टर साहब ज़रा मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आया है, मैं इसकी एक लाइन पढ़ना चाहता हूँ अगर आप इजाज़त दें तो। इसकी इसमें लिखा हुआ है, ये ICIJ का डॉक्यूमेंट है, इसमें लिखा हुआ है कि द डॉक्यूमेंट्स कंटेन नो सजेशन दैट खान हिमसेल्फ ओन्स ऑफशोर कंपनीज। तो ये खान साहब को जो है वो क्लीन चिट मिल गई है। खान साहब खुद ईमानदार है। 40,000 साल में 40,000 साल की इंसानी तारीख में पहली दफ़ा एक ईमानदार आदमी पैदा हो गया है। सही है। इसका 7 दिन तक जश्न मनाना चाहिए। वैसे उनके चाहने वालों ने अब शफीकुर रहमान शुरू कर दिया। शफीकुर रहमान के बाद सर आप किताब लिखना शुरू कर दें, हमाकते हैं मजीद हमाकते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल ऐसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ना, 88 के बाद जो है पाकिस्तान को एक दयानतदार हुक्मरान मिला है, ये तो हकीकत है। इसका जश्न में रोज रात को 1 घंटा जो है ना तकरीबात होनी चाहिए। सही है भाई, इंसान ईमानदार होना चाहिए। ये कौन सी अजीब बात है? देखा नहीं है ना हमने, इसलिए अजीब लगता है। आपने नहीं देखा, हमने बताया। चलें वो ईमानदार हैं। आपका अपनी राइश बदलें जिस महल्ले में आप। जी सारिया साहिबा, आपकी बात से तो कोई इख्तलाफ नहीं है, वो बिल्कुल ईमानदार हैं। लेकिन मैं बार बार ये कह रही हूँ कि जो डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं, देखें अभी इन्होंने एक खातून का हवाला दिया, उनके वालिद से उनको जो भी प्रॉपर्टी मिली, जितना भी पैसा मिला। अब अगेन डिस्कशन वहीं पे आ जाती है कि आप प्लीज़, क्योंकि ये हारून साहब उन्हीं ईमानदार वज़ीर आज़म साहब ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली मैं उनकी ईमानदारी पे शक नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने जो बातें कही हैं, उन्होंने जो बयानात माजी में दिए हैं, वो बड़े मुश्किल हो रहे हैं उनके खुद के लिए उन पर कायम रहना। अब अगर कोई सही तरीके से भी, जिसको बाप की तरफ से दौलत मिल रही है, जिनका कारोबार है, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, वहाँ पर भी सवाल हैं। जिस तरह इन्होंने हवाला दिया कि कुछ रिटायर्ड जनरल्स के हवाले से हैं कि उनका दामाद का या उनके बेटे का कारोबार है। आपने कहा कि एक एयर मार्शल रिटायर्ड, उनके दोनों साहबजादों का नाम आ गया। यहाँ पे शौकत तरीन जो हैं वो कहते हैं डोमेंट पड़ी हुई है जी, ट्रांजैक्शंस नहीं हुए, अकाउंट्स नहीं है। अलीम खान कहते हैं कि जी सब कुछ डिक्लेयर किया हुआ है। फैसल वावड़ा वो जो 2012-2013 से कंपनी बनी हुई है, उसमें कभी कोई लोन नहीं लिया, कभी कोई इसकी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। खुसरो बख्तियार का अब वो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी उनका नाम नहीं है, या जो भी है, क्योंकि हमारे सामने तो उनका नाम आया है। सो आप प्लीज लोगों को मौका दें। आप एक ही, वो कहते हैं ना, छड़ी से सबको ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप कह रही हैं मौका दें, डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि ये तो लूटर है, इसने मुल्क की दौलत। लेकिन मेरा सवाल देखिए, नवाज शरीफ को मौका मिला ना असद, नवाज शरीफ साहब को जो है वो मौका मिला। बाकी 444 लोगों का मुझे गिला है कि उनके बारे में क्यों नहीं बताया गया। 294 को नोटिस गए, आप कहते हैं रिकवरी हुई, क्यों नहीं बताया गया? अब चीजें सामने आनी नवाज शरीफ साहब को, जिनको भी और केस टू केस अदालत में गया, JIT बनी, ओनर्स ऑफ प्रूफ तो उन पर था। सही है, लेकिन अब मेरा सवाल जो है वो नवाज शरीफ का तो ये मामला भी हुआ कि वो जो कहते हैं ना, आप बैल मुझे मार, नवाज शरीफ साहब खुद ही केस लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने एक खत लिखा चीफ जस्टिस को कि जनाब वाला आप एक आला सतही कमीशन बनाएं सुप्रीम कोर्ट के जजों पर। मैं अपने आप को पेश करता हूँ एहतसाब के लिए। खुर्शीद शाह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि मियाँ साहब अदालतों की तरफ ना जाएं, पार्लिमानी कमेटी बनाएं। और निजी मुलाकातों में भी उन्होंने यही कहा, लेकिन मियाँ साहब को कुछ ऐसा ही करना चाहिए, वो कोई और नहीं लेके गया। मेरा सवाल ये है कि ये जो आप बार बार कह रहे हैं, डॉक्टर साहब भी कहते, सादिया भी कह रही थी कि आप एक्सप्लेन करने का मौका दें लोगों को, लेकिन क्या वो किस प्लेटफॉर्म पे यार ये एंकर अजीब लोग होते हैं। किस प्लेटफॉर्म सर, कोई फोरम तो बना, या आपके पास जाएंगे या FBI के पास जाएंगे? नहीं है जी मसला। एक तो सादिया साहिबा मोहतरमा जो बात कर रही थी कि उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई इमरान खान के लिए। भाई ये जो धरना जब उन्होंने दिया था तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया था कि मसला उनका इक़्तिदार है, मसला तब्दीली नहीं है। ठीक है, दीवाने पागल हुए जाते थे इक़्तिदार के लिए जी। और मुझे कहना नहीं चाहिए शायद, मैंने उस वक्त उनसे मिलना छोड़ा था। मैं तो एक हफ्ते में 3 दिन कम से कम मेरी उनके साथ मीटिंग होती थी। बात यह वादे इसलिए नहीं किए जाते कि पूरे किए जाएं। सबाए कायदे आजम के कोई आदमी ऐसा नहीं है जो पूरा सच बोलता हो, ठीक। और इसलिए तो वो डिफरेंट है बाकी सबसे। सवाल बीच में रह गया, क्या वो सवाल मेरा था प्लेटफॉर्म कौन सा है? प्लेटफॉर्म मसला नहीं है। पॉलिटिक्स इफ यू आर सीरियस, इमरान खान साहब तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के फाइल ही नहीं है। इफ यू आर सीरियस करेंगे तो इसका कोई भी आप ढंग के 2, 3, 4 आदमी तलाश करें,
और एक मशवरा करें। मशवरे का इसीलिए हुक्म दिया गया है, प्लेटफार्म तो एक से ज्यादा बन सकते हैं। भाई जीआईटी बन गई थी ना। एक तो ये है ना कि नैब पहले से मौजूद है, एफबीआर पहले से मौजूद है, मुझे कहा नैब के चेयरमैन ने, मुझे कहा क्या, उनसे पूछे तरदीद कर दें कि एक वजीर के खिलाफ 100% सबूत मौजूद हैं, लेकिन मैं हुकूमत को मुस्तहकम नहीं करना, गैर मुस्तहकम नहीं करना चाहता। अच्छा, ये नैब क्या करेगी, पूछ ले उनसे। तो फिर कैसे करेंगे यार, उन सब एहतसाब कैसे होगा? करें ना, पहले अपने लोगों का एहतसाब करें। बिल्कुल सादिया ने ठीक कहा है, पहले अपने लोगों का करें। एहतसाब से मुराद एहतसाब है, ये नहीं कि उनको उठा के जौड़ में फेंक दें। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद दूसरे लोगों का करें। और वो जाओ लग के कत्ल का वाक़या हुआ तो हम उसकी तफ्तीश करते रहे, तो एक दिन वो बड़े मियाँ तंग आ गए। अजमल खटक उनका नाम था जी, अजमल खटक साहब के पास मैं गया, वज़ीर दाखिला असलम खटक कहने लगे वो एक थानेदार का एक हफ्ते का काम है, ये करना ही कोई नहीं चाहता। ओ भाई आपकी नीयत है करने की, अगर कोई करना चाहता है। कराची में कितनी दफ़ा ऑपरेशन आपको करना पड़ा, ये 96 में मुकम्मल हो गया था। नवाज शरीफ साहब आए, 500 टेररिस्ट रिहा किए, 50 करोड़ रुपए भत्ता दिया अल्ताफ हुसैन को। फिर कितने वर्षों के बाद जाके जनरल बिलाल ने वो सारी कार्रवाई मुकम्मल की। क्या कोई इंसाफ करना चाहता है? अगर ये शराफिया इंसाफ करना चाहते, मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, किसी पार्टी की भी नहीं कर रहा, तो अदालती निज़ाम में पाकिस्तान 120वें नंबर पर हो। ये सरबत तो कितने दिए इमरान खान ने, और एक नस्ल को धोखा दिया भुट्टो ने, एक को दिया नवाज शरीफ ने, एक को दिया इमरान खान ने। इनमें से कोई इंसाफ नहीं करना चाहता। नासिर दुर्रानी कैसे चले गए थे और उस्मान बुज़दार क्यों वज़ीर आला है? आप प्लेटफार्म की पूछते हैं। सही है, ठीक है। लेकिन इरशाद साहब, आपको याद होगा ओलंपिक्स के अंदर बड़ी इबरतनाक शिकस्त हुई थी। जितने भी एथलीट पाकिस्तान के गए थे, तो इमरान खान साहब से जब पूछा गया, मुल्क का वज़ीर आज़म एक खिलाड़ी है और उसके बावजूद हमारी स्पोर्ट्स का ये हालत, तो उन्होंने कहा था मैंने 3 साल जो है पूरी मेहनत की करप्शन रोकने में, मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट, टैक्स जमा करने में, एहतसाब करने में। इन 3 सालों में सिर्फ एक ही काम किया, तो ये इससे मुताल्लिक़ कानून क्यों नहीं बना सके? फिर देखें, 3 साल में एक आदमी को सज़ा नहीं हुई। ये जो केस है मरीम नवाज़ का, नवाज शरीफ का, ये तो इनसे पहले का है ना। ये यानी 3 साल में एहतसाब के लिए नारे बुलंद हुए ना। अमलन क्या हुआ है कि किसी एक शख्स को, एक शख्स का फैसला हुआ हो। आप फैसले की बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह पे फर्द जुर्म आयत नहीं हुई, फर्द जुर्म नहीं आयत हो रही है। ये जो सरकारी, अच्छा कहा जाता है कि वो अदालती निज़ाम है, ये सरकारी प्रोसिक्यूटर किस मर्ज की दवा होते हैं? वो कहते हैं कसूरवार फिर कौन है इसमें? मैं अर्ज करता हूँ ना, ये सरकारी प्रोसिक्यूटर किस मर्ज की दवा होते हैं? किसका है ये जो हम कह देते हैं ना, सारा मलबा अदालतों में डाल देते हैं कि जी क्या करें अदालतों के सामने। ये सरकारी प्रोसिक्यूटर जो तनख्वाहें लेते हैं वो किस चीज़ की लेते हैं? अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता होने के बाद बाहर जाके बैठ के, उनका जो एक वकील है वो इतना ताकतवर है, और ये जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेने वाले वज़ीर कानून हैं मरकज़ में भी, सूबों में भी, ये जो अटॉर्नी जनरल हैं और जो एडवोकेट जनरल हैं, और ये जो प्रोसिक्यूटर हैं नैब के, ये किस मर्ज़ की दवा हैं? किस लिए होते हैं? अगर ये मैनेज नहीं कर सकते और इनकी मर्ज़ी के बगैर सब कुछ हो रहा है। अदालतों में जज क्यों नहीं मुकर्रर किए जाते वक्त पे? एक जज मुकर्रर हुआ, एक जज, हाँ, जज का तकर्रुर हुआ एहतसाब अदालत के। किसी शख्स ने जाके मिल के खान साहब को बताया कि ये जो आपने मंजूरी दी है, लॉ मिनिस्ट्री ने मंजूरी दी है ना उसकी, ये मुस्लिम लीग नून लायर फोरम के सदर रहे हैं जज बनने से पहले, सरगोदा के। सारा कुछ तहकीकात कराएं। 3 महीने तहकीकात के बाद पता चला कि साबित हो गया सब कुछ, लेकिन अब जी अब तो लग गए, हम वो नहीं कर सकते। भाई ये हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। आम आदमी ये टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझता। वो ये नहीं समझता कि जनाब फ़लाँ काम सूबे के करने का है, फ़लाँ अदालत के करने का, फ़लाँ। वो समझता है कि आपको इक़्तिदार हमने दिया है, वोट हमने आपको दिया है, किसी जज को नहीं दिया। आपने नारा बुलंद किया है, आप कहते हैं आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 जो है वो एहतसाब है। तो 3 साल में एहतसाब का नतीजा क्या निकला है? जितने लोग बड़े लोग हैं, नामी ग्रामी लोग हैं, अगर वो बरी नहीं भी हुए तो अदालतों से जो ज़मानत पर उनके फ़ैसले आए हैं, उन्होंने अमलन लोगों के सामने उसको बरी कर दिया है।
तो ये आपकी प्रोसिक्यूशन ब्रांच जो है वो किस मकसद के लिए होती है। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि जनाब वाला हमने तो एक ज़ोर लगा दिया एहतसाब पे और बाकी काम। ख़वातीन के क्रिकेट टीम के सर जो वो है पीसीबी टाइप जो उनका इदारा है, उसका सरबराह एक खातून को लगाया गया जो स्क्वाश के खिलाड़ी हैं। खान साहब के दौर में, पाकिस्तान के अजीम क्रिकेटर के दौर में, इसमें तो कोई शक नहीं ना, वर्ल्ड चैम्पियन है वो, उनके दौर में एक खातून को जो ख़वातीन की बॉडी है, वो क्रिकेटर की बॉडी है, वो लगाया जा रहा है सरबराह, और वो स्क्वाश की खिलाड़ी हैं। और क्रिकेट के लिए आप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि क्रिकेटर वो सनाबीर मौजूद नहीं है और नाम मौजूद नहीं है। ये तो हो रहा है इस दौर में। और एक गुलूकार की वालदा को उसकी रिक्वेस्ट पे वाइस चांसलर लगा दिया। जी डॉक्टर मोहित तीसरा साहब, आप पॉइंट ऐड कर रहे थे कोई? नहीं गाइड क्या कर रहा था, देखें रियासत जो है, एक जो मॉडर्न रियासत है, उसके मामला बहुत पेचीदा और मुश्किल किस्म के हैं। और इससे ज़्यादा हमें बेहतर क्या पता चल सकता है कि ख़ुद जो इस वक्त मुल्क की वज़ीर आज़म हैं, जो एक पॉपुलर शख्सियत हैं, उन्होंने ख़ुद ये सोचा था कि रियासत के मामला, उसकी मईशत, उसके समाजी मसाइल, उसकी इंटरनेशनल पोस्टरिंग जो है वो कोई आसान काम है। अब आप देख रहे हैं कि उन्होंने एक नेशनलिस्टिक पोजीशन ली है, तो मगरिब की लीडरशिप जो है वो उनसे बात नहीं करती। हालांकि पाकिस्तान में जितने भी 20 बरस में लीडर आए जनरल मुशर्रफ के बाद, उनमें सबसे ज़्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड या वेस्टर्नाइज किस्म के तो इमरान खान ही थे, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड उनसे बात नहीं करती। आप देख रहे हैं कि डॉलर आपका जो है वो 170 पे चला गया है, लेकिन ये भी पता चल रहा है कि तकरीबन 2 से 5 से 6 मिलियन डॉलर रोज़ाना जो है पाकिस्तान से स्मगल होकर अफगानिस्तान जा रहा है, क्योंकि वहाँ वो डॉलर इकट्ठा कर रहे हैं अपनी पेमेंट्स करने के लिए। और आप इस वक्त एक मुल्क नहीं बल्कि 2 मुल्क की मईशत चला रहे हैं, वो भी आपके सामने है। फिर हमने अपने आप को ये कहानी सुनाई 10 बरस में कि अफगान तालिबान जो हैं उनका TTP से कोई ताल्लुक नहीं है। अब हमें पिछले 2 महीने में समझ आया है कि TTP जो है वो अफगान तालिबान को बड़ी प्यारी है। हम में से सब बंदे जितने भी इस टेलीविजन प्रोग्राम में मौजूद हैं, किसी न किसी स्टेज पे अपने नाजरीन को ये बताते रहे हैं, मेरे समेत हारून रशीद साहब भी ज़रा अपनी एक्सप्लेनेशन दे दें इसमें, कि हम ये एक्सप्लेन करते रहे लोगों को कि अफगान तालिबान और TTP का आपस में ताल्लुक नहीं है। अब हमें 2 महीने में समझ आया है कि ये पेचीदगी हमें पता ही नहीं थी कि TTP तो उनके दिल से ज़्यादा प्यारी है, उनके साथ मिलकर वहाँ बैठी हुई अफगानिस्तान में मामला तय कर रही है, और वो हमें जोर दे के कह रहे हैं कि TTP को आप एकोमोडेट करें अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर और हम मामला आपके ठीक करते हैं। सो इसका मतलब यह है कि रियासत को चलाने का प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ना हमें मीडिया में इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनको पार्टी को थी। तो हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमें ठीक तरह से मसाइल और उनका दराक नहीं है, ना हमारे पास सोल्यूशन है। और ये जो रिपोर्ट आई है इसमें से कुछ भी नहीं निकलना। मैं वाहिद बंदा हूं मेरा ख्याल है पूरे मीडिया में जो बार बार पहले मिनट से अब तक ये कह रहा है, इसमें से कुछ नहीं निकलना। ये बात तो सही है हारून साहब। बात यह है डॉक्टर साहब, चीज़ें हमेशा पेचीदा ही होती हैं। लीडर वो होता है जो पेचीदा चीज़ों को आसान बनाता है। इब्राहिम लिंकन ने बुलाया जनरलों को। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा क्राइसिस था ना 1859 में या 57 में। खाना जंगी हो रही है, अमेरिका के 2 हिस्से हो गए और वो आपस में लड़ रहे हैं। उसने कहा मुझे तमगों वाले जर्नैल नहीं चाहिए, मुझे वो जनरल चाहिए जो जंग जीत के दे सकता हो। और मीटिंग ख़त्म होने से पहले, चाहे वो 6 घंटे, अब ये तो नहीं, इतनी तफसीलात तो मुझे मालूम नहीं है, 6 घंटे की मीटिंग थी या 8 घंटे की थी या 3 दिन की थी, जनरल पीटन को जिम्मेदारी सौंप दी गई और जंग उसने जीत दी। इमरान खान साहब का मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, उन्हें पता नहीं है सबसे पहले पुलिस ठीक करनी चाहिए, उन्हें मालूम नहीं है कि उसके बाद अदलिया ठीक करनी चाहिए, उन्हें मालूम नहीं है टैक्स कलेक्टर को ठीक करना चाहिए, उन्हें मालूम नहीं है कि सिविल सर्विस को कैसे ठीक किया जाता है, उन्हें पता नहीं है ढंग के आदमी रखने चाहिए। वो रैगन क्यों कामयाब था 90 साल की रिकॉर्डेड अमेरिकन हिस्ट्री में? वाई ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, इसलिए कि वो मौजूद तरीन आदमियों का इंतखाब करता था। इमरान खान साहब ने तैयार किया हुआ है कि जो सबसे गया गुजरा आदमी होगा, वो मेरा एक दोस्त साहब, मैं उससे पूछा था, वो इतने नालायक मुलाजिम तुम ढूंढते कहाँ से हो? ये देखो इनमें ये कमाल है कि ऐसे ऐसे आदमी को इन्होंने जिम्मेदारी सौंपिया। और डॉक्टर साहब उस्मान बुज़दार, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड आप उसको चौकीदार नहीं रख सकते। आप कहते हैं पेचीदा है, भाई पेचीदा है तो सहल करो,
पेचीदा को पेचीदा तर क्यों करते हैं? सही है। हारून साहब, जो आप बात करें, साजिद साहब आपकी तरफ आऊंगे, इससे पहले आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी। एक मुल्क के वजीर आजम को पता होता है कि मैंने सिस्टम को कैसे चलाना है। मैं इरशाद साहब जो पहले कह रहे थे, मैं इसी से रिलेटेड आपकी तरफ आगे बढ़ाना चाह रही थी कि यहाँ पर सबसे बड़ा उनका सबसे बड़ा उनका क्लेम क्या था सरवत, के भाई हम तो इदारे सही करना चाहते हैं, हम इंडिविजुअल्स पे डिपेंड नहीं करना चाहते। और यहाँ पर हुआ यही है कि आप इंडिविजुअल्स को लेकर, जो इमरान खान साहब पहले भी हवाले दिया करते थे कि देखें जी ये भर्तियाँ नून लीग के दौर में हुई, वही आगे जाके किसी और बड़ी पोस्ट पर चला जाता है तो फिर उनकी सारी की सारी सिंपथीज जो हैं वो उन्हीं लोगों के साथ होती हैं जिन्होंने उनको अपॉइंट किया। इरशाद साहब ने नैब का जिक्र किया, प्रोसिक्यूटर्स का जिक्र किया, तो ये वही सरकारी प्रोसिक्यूटर्स हैं जो अदालतों में जाते हैं तो जुर्माने करवा के वापस आते हैं। आपने इदारे मजबूत करने थे। चेयरमैन नैब का नाकाबिले तौसी मुद्दत 4 साल की खत्म हो रही है तो फिर से बात चल रही है कि जी आपने उनको एक्सटेंशन देनी है। क्यों? क्या इतना इस मुल्क में कहतो रुजाल है कि आपको कोई और बंदे मिलते ही नहीं है काबिल किसी और? आप तो कहते थे कि ये नहीं होनी चाहिए एक्सटेंशंस, आप तो कहते थे कि अफराद को नहीं, आप इदारों को मजबूत करें, लेकिन फिर घूम घूम के आप उन्हीं लोगों की तरफ आते हैं। नासिर दुरानी केपीके में बड़ा अच्छा काम किया, इमरान खान साहब तारीफें करते नहीं थकते थे उनको पंजाब में लगाया, वहां पर दबाव था, उन्होंने चाहा इख्तियारात पूरी तरीके से मिले, तो उनके साथ वहां पर क्या सलूक हुआ? पंजाब में कितने आईजीएस तब्दील हो गए? पंजाब में ब्यूरोक्रेसी क्यों तब्दील की जाती है हर दूसरे रोज? सो ये चीजें सारी इमरान खान साहब को सोचने की जरूरत है। अगेन हम सेइंग कि बहुत सारे बयानात तो दे दिए और अवाम के दिलों तक वो चीजें पहुंची भी इमरान खान साहब की, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंची, शऊर दिया, लेकिन जब आपका खुद मौका मिला उस बाशऊर अवाम को, वही शऊर जो आपका दिया हुआ था वो, ताकि देख सकती अवाम कि आप खुद कितना उस पर अमल करते हैं, तो आपने कुछ करके नहीं दिखाया। लेकिन इरशाद साहब, इमरान खान साहब कहते हैं हुकूमत में आने के बाद इसके अंदर की पेचीदगियों का पता चला, सिस्टम की शक्ल इतनी बिगड़ी है कि 5 सालों में ठीक नहीं हो सकती। ये इमरान खान साहब कहते हैं कि गवर्नमेंट 20 साल की करदर है, हुए बदरा बहाना बिस्यार नहीं जी। हम कहते हैं 3 साल में उनको अगर ये नहीं पता चल सका कि पंजाब में बार बार चीफ सेक्रेटरी बदलने से या आईजी बदलने से मामले ठीक नहीं हो सकते। उन जिन लोगों को बदला जा रहा है, क्या आज़म सुलेमान से उन्होंने पूछा कि जनाब वाला आप क्यों कामयाब नहीं हो रहे, या जो उन्होंने कहा उसको माना? किसी आईजी से पूछा कि जनाब हाँ आपकी तो बड़ी अच्छी शोहरत थी? आखिर जब लगाते हैं किसी आदमी को तो उसका पहले प्रोफाइल देखा जाता है ना। बिल्कुल सही बात। एक के बारे में कहा गया कि जी इससे बेहतर तो पुलिस में अफसर ही कोई नहीं है, और तीसरे महीने उसको तब्दील कर दिया। इसका मतलब ये है कि उससे फिर नहीं पूछा गया कि मुझे नाकाम कौन कर रहा है। आपका इरादा अगर हो, आपका नीयत हो, तो 3 साल को थोड़े नहीं होते समझने के लिए। ये कोई रियासत पेचीदा अमल है, लेकिन इतनी भी आज के दौर में पेचीदा नहीं है कि 3 साल में आपको समझ ही ना आ रही हो। गवर्नर की तब्दीली पे भी तो उनकी स्टेटमेंट प्रोसिक्यूटर, आप एक गवर्नर का ऐलान कर देते हैं, बाद में पता चलता है वो नैब का मुल्ज़िम है। भाई आप पहले नहीं मालूम करते, आप मालूमात पहले करते नहीं हैं, आप विम्स पर फैसले करते हैं। किसी खुशामदी ने आपको कह दिया कि जी ये बड़ा अच्छा आदमी है। ऐसे ब्लंडर जो सामने आए कि जी पहले सोच लेते हैं, पहले सब कुछ कर लेते हैं, क्या हो सकता है? ये प्रोसिक्यूटर की बात हो रही है। प्रोसिक्यूटर तो सारे के सारे मौजूदा हुकूमत ने खुद मुकर्रर किए हैं। प्रोसिक्यूटर तो पहले वाले नहीं चल रहे हैं ना। आपके प्रोसिक्यूटर अगर आपने मुकर्रर करते हुए ये एक जज की मैंने मिसाल दी है ना, आप अगर सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, मालूम नहीं करते, आपकी लॉ मिनिस्ट्री में वो लोग बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी की, पंजाब ब्यूरोक्रेसी की बात कर लेते हैं, ठीक, जितने शहबाज शरीफ साहब के चहेते अफसर थे वो आपने लगाए। क्यों लगाए? आपने ये समझा, और मुमकिन है दुरुस्त ही समझा हो, सारे को बुरे लोग नहीं थे, अच्छे अफसर थे। आपने ये समझा कि ये लोग जो हैं चूँकि डिलीवर करते रहे हैं शहबाज शरीफ के दौर में, ये डिलीवर करेंगे, सिस्टम को जानते हैं। अब अगर वो डिलीवर नहीं कर रहे तो आपने मालूम किया है कि ये डिलीवर क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, क्या वो जो दयानतदार थे या अहल लोग थे वो अचानक ना अहल हो गए या बदयानत हो गए, या उनको कोई चलने नहीं दे रहा? ये किसका फर्ज है? ये मैंने मालूम करना है, सादी अफजाल ने मालूम करना है, या मुहिद्दीन ने मालूम करना है? वापस पेंडोरा पेपर्स पे आते हुए इसको वाइंड अप करते हैं डिस्कशन को। हारून साहब ये बताइए कि अब इससे लगता ही है कि 2-4-5 दिन तो ये शायद डिस्कशन में रहेगा, लेकिन इसका कोई वैसा पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं आएगा जैसा पनामा पेपर्स का आया था? क्या ऐसा नहीं है। अच्छा, खुदा की कायनात में कोई चीज़ बेनतीजा नहीं होती, जल्द या बदेर उसका नतीजा निकलता है।
अगर आप बेहिसी इख्तियार कर लेते हैं तो फिर उसके और भी ज़्यादा हौलनाक नताइज निकलते हैं। इमरान खान साहब के करीब जो उनके बेहतरीन दोस्त थे, यानी जो दयानतदार भी थे, बासलाहियत भी थे, जिस दिन इलेक्शन का नतीजा आया चंद दिन के बाद वो उनके पास गए और उन्होंने कहा खान साहब हुकूमत ना लें, आपकी मेजॉरिटी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकेंगे, लेट देम फॉर्म द गवर्नमेंट, ये चला नहीं सकेंगे। वो कैसे, पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के हुकूमत क्या चलाती। इमरान खान साहब की पोजीशन मजबूत, अंदाज़ा यह है कि बहुत मजबूत हो जाती। वो कौम के पास जाते और कहते कि भाई मुझे मैंडेट दो तो मैं चलाऊंगा, आपने मुझे 90 सीटें दे दी या 100 दे दी, 120 दे दी, इससे काम नहीं चलता। वो एजाजुल हक को समझाया कि बरखुरदार, वजारत ना लो, वजारत उज़्मा का चांस है। जब सारे दलाइल दिए जा चुके तो उसने कहा कि चले मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन अगर मैंने लेनी हो तो फिर कौन सी वजारत लूँगा। खान साहब इक़्तिदार के लिए दीवाने हो रहे थे। भाई जिम्मेदारी तब संभालें जब आप उसे पूरा कर सकते हो। अथॉरिटी के साथ जिम्मेदारी होती है, अथॉरिटी के साथ जिम्मेदारी होती है। सही, अब भी करा ले मिड टर्म इलेक्शन, अब भी करा ले। बहुत शुक्रिया आलम साहब, इरशाद साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब, सादिया सरद मेरे साथ थी, बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।